नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। सहकारिता विभाग से संबंधित कुल मिला के 407 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं और ये एक सुनहरा अवसर है आपके लिए कि आप अपना मनचाहा पोस्ट ले लें और सैलरी तो अच्छी खासी है ही, एक आपका सेटल लाइफ दे सकता है। फिलहाल ये वीडियो लाने का उद्देश्य है, आपको मालूम होगा कि दोनों टाइप के पेपर में 407 पद अगर हैं तो उसमें 398 पोस्ट और एक 9 पोस्ट, 100 क्वेश्चन होना है। ये भाग 1 और भाग 2 में बटा हुआ है और ये 1, 2 और 3 में बटा हुआ है। इसमें आपका कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी है, इसमें सिंगल डे एग्ज़ाम है आपके लिए, इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होगा कि चूँकि मैंने बता चुका पहले बहुत सारे वीडियोस में 50% लाना आपके लिए कंपलसरी है और वो क्वालिफाइंग नेचर नहीं है। 50% या उससे ज़्यादा लाना है, मतलब 50% कम से कम तो आपको लाना ही है। मार्क्स जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ेगा, 50% इसमें लाना जरूरी है, जैसे हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में होता है, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। सहकारिता विभाग से संबंधित जो अधिनियम है और बैंकिंग संबंधी अधिनियम है उससे रिलेटेड तो वीडियोस यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे डल रहे हैं। 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, भारतीय सामान्य अध्ययन है, भारतीय ज्ञान मतलब उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, ये सारे टॉपिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ हमने सोचा है कि हमारे क्लासेस द्वारा आपको प्रदान की जाएंगी और इसी का ये शुभारंभ है। तो चाहे वो छत्तीसगढ़ जीके हो, चाहे इंडियन जीके हो, और इंडियन जीके में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गए, साइंस हो गया, करंट अफेयर, ये सारे पोर्शन, ठीक है। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश के भी वीडियोस। तो हम ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी लाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको हम पहले कवर करेंगे। जैसे सिलेबस में दिया है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, जरूरी नहीं कि जो सिलेबस में नहीं दिया है वो नहीं पूछे। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो आमतौर पे छत्तीसगढ़ जीके के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सबको कवर करेंगे और साथ ही साथ जो सिलेबस दिया हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये लाइन से वीडियोज़ आपको मिलेंगे। अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें मैं आगे चल के वीडियोस मर्ज कर दूंगा। वो कौन से वीडियोस रहेंगे जो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ और जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सारे वीडियोस मैं रिकॉर्ड किया हुआ हूँ अभी हाल फिलहाल में ही, और वही वीडियो को मैं मर्ज करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये लाइन से 1 घंटे 2 घंटे की क्लास डेली रहेगी आपकी, हर सब्जेक्ट के आपको वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप अभी शुरुआत में क्या काम करना है, आपको ये पहला काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक, क्योंकि जैसे ही वीडियोस मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपकी तैयारी यूट्यूब से ही हो जाएगी। दूसरा काम आपको क्या करना है, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। योगेंद्र साहू क्लासेस, सर कहाँ से मिलेगा एप्लीकेशन? ये लिंक में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर इसका क्या फ़ायदा, चाहे आप सहकारिता विभाग वाला कोर्स खरीदे हो या ना फिर ना खरीदे हो, लेकिन उसमें जो सहकारी संबंधी है, कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि एमसीक्यूज कहाँ से करें, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से करें। तो जो मैं टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसी के ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे आपको फ्री मिलेंगे। जरूरी नहीं कि आप कोर्स को खरीदें। उस फोल्डर में जाइएगा, टेस्ट को मैंने ओपन कर दिया हुआ है, ठीक, मतलब अभी टेस्ट रेडी हो रहे हैं। हो सकता है आप तो वीडियोस पहुंचे उस टाइम टेस्ट अपलोड ना हुआ हो, लेकिन आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा और सहकारिता विभाग संबंधी जो भी टॉपिक्स हैं उसके हम एमसीक्यूज तैयार करके वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज रहेगा तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सब्सक्राइब करना है योगेंद्र साहू क्लासेस, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सहकारिता संबंधी 3 प्रकार के कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं। मेरा जितना अनुभव है, हमारे फैकल्टीज़ का जितना अनुभव है एग्जाम निकालने का, वो सारे अनुभव हमने इसमें निचोड़ के रूप में डाल दिया हुआ है। तो एक सहकारिता संबंधी फुल कोर्स है, सहकारिता विभाग से रिलेटेड फुल कोर्स है, जिसकी कीमत 3000 रुपये, फीस 3000 है। बट शुरू के कुछ बच्चों के लिए, शुरुआत के मैंने पहले 100 बच्चे रखे थे, बट 100 बच्चे एक ही दिन में हो गए।
अब शुरुआत के 200 बच्चों के लिए हमने ये फीस मात्र 1499 रुपये रखी हुई है। तो आप 3000 में अगर नहीं लेना चाहते तो जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होने पर, कोई भी समस्या आने पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8770123687। अगर मैं नहीं उठाऊंगा कॉल तो मेरे कोई ना कोई असिस्टेंट आपको 24 आवर्स असिस्ट कर सकते हैं। 24 आवर कहने का मतलब है कि एकदम रात बिकाल में आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है, 9-10 बजे के बाद। बाकी आप मिस कॉल करके छोड़ सकते हैं, अगले दिन आपको कॉल कर लिया जाएगा अगर रात हो गई तो, या फिर व्हाट्सएप एनी टाइम कर सकते हैं। तो सहकारिता से रिलेटेड फुल जो कोर्स है वो 3000 में अवेलेबल है। बट मैंने बोला शुरू के 200 स्टूडेंट जो कि 100 तो हो ही गए हैं, उनके लिए ये फीस मात्र 1499 रुपये रखी गई है। इसमें आपको इधर उधर और कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई किताब ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पे है वो काफ़ी है, इतना पढ़ लेंगे आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है, बट पढ़ना जरूरी है। उसके अलावा कोई बच्चा चाहता है कि सर नहीं मैं अलग कोर्स खरीदा हुआ हूँ पहले से, या फिर मैं मेरी तैयारी पहले से है, मैं सिर्फ जो एक्स्ट्रा सहकारिता वाला पार्ट है, सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम से संबंधित पार्ट है, सिर्फ मैं वही देखना चाह रहा हूँ, तो उसकी फीस 1000 रुपये है। लेकिन वो भी हमने शुरू के 200 बच्चों के लिए 699 रुपये रखी हुई है, मतलब लगभग 700 रुपये। इसमें आपका ये पूरा अधिनियम और बैंकिंग संबंधी पार्ट कवर हो जाएगा, एक एक टॉपिक हम कवर कराएंगे। और यकीन मानिए जितना दूसरे को नहीं बनेगा उससे ज़्यादा आपको बन जाएगा अगर ये आप ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो केवल और केवल 699 रुपये में फीस अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, और ये टेस्ट सीरीज़ टोटल 13 टेस्ट अवेलेबल है इसमें, ठीक है। 13 टेस्ट में 5 टेस्ट आपको फुल लेंथ मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे जो उसमें सिलेबस दिए हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, क्षेत्रीय भाषा दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है, इंडियन जीके दिया हुआ है, मैथ्स रीजनिंग दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ हम लोगों ने उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। 50-50 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज रहेंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट मतलब जैसा एग्जाम में आना है वैसा, 398 पोस्ट वालों लोग के लिए, और 2 फुल लेंथ टेस्ट जो 9 पद हैं उसके लिए। बाकी आप सारे दिला सकते हैं क्योंकि सिलेबस तो सेम है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, जनजाति की पहली क्लास है, तो कोई आ जा रहा होगा बहुत दिन के बाद तो भी उनको समझ आने वाला है, समझ आएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ की पहचान जनजातियों से है, ठीक है। उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ पर जनजातियों से भरा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन व्यापम में आते ही हैं। मैं एक लोक कला संस्कृति वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से भी डैम श्योर क्वेश्चन रहता ही है। ये जनजाति वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट ही है समझ लो जनजाति, और ये इंपॉर्टेंट होता है। आर्ट एंड कल्चर हो गया, जनजाति हो गया, हिस्ट्री हो गया, पर्यटन हो गया, पंचायती राज हो गए, ये सबसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो जनजाति को भी हमको हल्के में नहीं लेना है, और इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस याद करना है। जिसमें अगर पूछूं कि हाड़िया पेय पदार्थ कौन बनाता है, कौन पीता है, तो उसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है कि हाड़िया को बनाते कैसे होंगे, वो सब प्रोसेस पढ़ना नहीं है। सिर्फ ये याद करना कि भैया हाड़िया, हाँ ये वाली जनजाति हाड़िया पीती, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है, याद करने जैसा काम है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं। तो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो जनजाति वाला टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजाति। अब इसको मैं बताते चल रहा हूँ, आप बस सुनते चलिएगा। जनजाति, अब ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है वो जान लो। जनजाति बोल लो या फिर आदिवासी, एक और टर्म सुने होंगे आदिवासी। जो आदिवासी आदिकाल से जो वास करते आ रहे हैं, कहाँ, जंगलों में, तो आदिवासी नाम दे दिया गया। उसी से मिलता जुलता एक और नाम है जनजाति। अब भले अभी जंगल में रह रहे हो नहीं रह रहे हो, लेकिन उनको जो पूर्वज है वो जंगल में निवास करते थे, अभी तो सब जगह फैले हुए हैं छत्तीसगढ़ में। तो जनजाति, इसमें भी जनजाति से आगे बढ़ के एक और शब्द मिलेगा आपको, अनुसूचित जनजाति। जनजाति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब्स, और अगर अनुसूचित वर्ड जोड़ दिया जाए मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। एसटी बोलते नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी, ये सब क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी, एससी शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, हिंदी में उसको जाति बोलते हैं, अनुसूचित जाति। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया। अभी फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एसटी के बारे में पढ़ रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये ओबीसी और एससी के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एसटी के बारे में पढ़ना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो अनुसूचित मतलब क्या, अनुसूचित मतलब वो जनजाति जिनको राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी करके बता दिया कि भैया ये लिस्टेड हो गए, अनुसूचित हो गए, सूची में नाम आ गया। तो जनजाति अलग, अनुसूचित जनजाति अलग। अनुसूचित जनजाति में वो जनजाति शामिल हो जाएंगी जिनका नाम लिस्ट में बता दिया गया है। तो कौन बताएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति एक लिस्ट जारी किएगा, और उस लिस्ट में जिनका भी नाम रहेगा वो क्या कहलाएंगे, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक। अब छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जनजाति हैं, 42, और इसी को हमको पढ़ना है। लेकिन 42 जनजाति नहीं, 42 अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अब एक आध दो छूट गए होंगे, उनको लिस्ट नहीं कर रहे होंगे, अलग बात है। कोई क्लेम कर रहा होगा हम जनजाति हैं और उनको लिस्ट नहीं किया, अलग बात। हमको टोटल कितने जनजाति पढ़ने, 42।
छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जनजाति अगर पूछा जाए 42। तो सर ये कहाँ है 42 लिस्ट? कहीं ना कहीं नाम होगा, बताएगा कि मैं बोल दिया मैं आज से नहीं, साहू लोग अब जनजाति में शामिल हो गए, फिर उसका बेनिफिट लेना चालू कर दो, तो नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका लिस्ट है, कहाँ लिस्ट है? तो ये लिस्ट आपको दिया गया है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, पुनर्गठन अधिनियम 2000। ये जो एक्ट आया था ना, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ राज्य फिर बनने का कार्यक्रम चालू हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य, तो उसी राज्य में ये 42 जनजातियों का नाम शामिल है उसी लिस्ट में। इसमें लिस्ट दिया हुआ है, इस अधिनियम के अंतर्गत एक लिस्ट है जिस लिस्ट में 42 जनजातियों का नाम है। ठीक है, तो जनजाति क्लियर, अनुसूचित जनजाति क्लियर। छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति अगर पूछा जाए तो 42। ठीक है, अब इनको कहीं ना कहीं पहचान करने की जरूरत है और इनको मुख्य धारा में लाने की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये काफी समय से एकदम मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, मतलब जो मॉडर्नाइजेशन हो गया है उसमें ये अभी तक नहीं कूदे हैं, वही पुरानी पद्धति से जीवन शैली, पुराना अपना इनका रीति रिवाज। ठीक है, तो इन तक सुख सुविधाएं पहुंच नहीं पाई है, तो इनको पहचान करके इनको बराबरी दिलाने का प्रयास किया जाता रहा है। तो ये जनजाति आमतौर पर माना जाता है कि बाकी समाज से थोड़े से पिछड़े हैं, चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्थिति के स्तर पे हो, किसी भी वे में ये थोड़े से पिछड़े हैं। इसमें भी अनुसूचित जनजाति जो पिछड़ा माना जाता है, उसमें भी सरकार और इनको चिन्हांकित करती है किसके रूप में? विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में। अब ये विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में क्या? जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बोलते हैं ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के आमतौर पे जितने भी यहाँ उपस्थित हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आए हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के। तो अपर क्लास वाले लोग के लिए नहीं है, तो लोअर क्लास वाले सोचते नहीं, तो सबके सब क्या है, मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली में भी ना 3 अलग अलग टाइप की होती है, कैटेगरी होती है। अपर हो गया, मिडिल वाला मिडिल हो गया, और एक लोअर हो गया। रहता है नहीं रहता? मिडिल क्लास फैमिली मतलब जो 40,000 50,000 कमाने वाला फैमिली है वो भी मिडिल क्लास, 10,000 कमाने वाला भी मिडिल क्लास, 2 रुपये किलो चावल वाला खाने वाला भी क्या, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में भी अलग अलग लेयर बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो बस वैसी जनजातियों में भी जो और ज़्यादा पिछड़ी है ना, उसको एक अलग कैटेगरी में बना दिया, उसका नाम क्या कर दिया? विशेष पिछड़ी जनजाति। अब ये किसको घोषित करते विशेष पिछड़ी जनजाति? उसके अलग अलग आधार हैं। तो भारत सरकार ने टोटल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 जनजातियों को, याद रखना 5 जनजाति, आगे चल के उसका नामकरण देख लेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं, बस याद करना। 5 जनजातियों, 42 जनजाति में से 5 जनजातियों को भारत सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। अब विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने का आधार क्या है? तो उसके कुछ आधार है, 3-4 आधार हैं। जैसे वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति में गरीब हों, एकदम दूर दराज क्षेत्र में रहते हों जहाँ सुख सुविधा पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, एकदम जंगल के बीचों बीच रह रहे हैं, एकदम ज़्यादा शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं है, या फिर जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। जैसे कोई जानवर विलुप्त होने के कगार पे रहते तो उनको विशेष संरक्षण दिया जाता है कि नहीं? तो वैसी जनजातियों की भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे अगर कोई एकदम अत्यंत पिछड़ा है तो 40, 50, 100, 200, 300 इसी कैटेगरी के अंतर्गत रहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में एक सेंटलिस करके जनजाति है, सुने होंगे, कई बार नाम आया है। कोई भी उनसे मिलने जाता है तो तीर भाला फेंक के मार देते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ राशन वाशन पहुंचाने के जरिए देखे तो उड़ता तीर लग जाता है आके। एक बार अंडमान निकोबार में बाढ़ आया ना, तो उसके बाद उनको राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया गया, जो सेंटलिस जनजाति रहती थी। तो उस टाइम ऐसे ही ऊपर से देखे, गणना करने का प्रयास किए तो 10-12 ही जनजाति मिले वहाँ पे, 10-12 आदिवासी लोग ही मिले। तो विलुप्त होने का कगार पे हुए, तो उनको संरक्षण प्रदान करना जरूरी है। तो उधर जाना ही मना कर दिया किसी का, भाई तुम बाहर से जाओगे दुनिया भर का बीमारी लेकर उधर चल दोगे, या उधर से बीमारी लेकर इधर आ जाओगे, तो दोनों में से सबको जिंदा रहा है। तो एक प्रकार से उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो बस वैसे ही विशेष पिछड़ी जनजाति का कुछ आधार बताया मैंने, है ना। वो आधार पे भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो 42 जनजाति है ना, उसमें 5 जनजाति को उन्होंने पिछड़ा घोषित किया, विशेष रूप से पिछड़ा जनजाति घोषित किया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को लगा कि नहीं भैया, 2 जनजाति और थे जिनको विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बोला जाना चाहिए था, लेकिन बोला नहीं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग से 2 जनजातियों को और विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा प्रदान किया। तो अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में कुल कितने विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, तो 7। भारत सरकार द्वारा घोषित कितने विशेष पिछड़ी जनजातियां पूछे तो 5। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति पूछे तो 2। ठीक है, तो ये टर्म समझ आएगा, आगे चल के इसको लिख लेंगे, लिखा दूंगा, जहां पे लिखाने की जरूरत होगी बता दूंगा। यस, ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। एक और वर्ड आपको मिलेगा, अनुसूचित क्षेत्र। आमतौर पे किसी एग्जाम में देखे होगे, पटवारी के एग्जाम में या कहीं एग्जाम में ये लिखे रहता है, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आपको डिग्री डिप्लोमा प्रस्तुत करने के लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या?
नहीं याद आ रहा है, ठीक है, याद आएगा जब नेक्स्ट एग्जाम दिलाओगे तो अनुसूचित क्षेत्र एक शब्द आएगा। अब अनुसूचित क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ की जिसकी आबादी में से 50% से ज़्यादा आबादी क्या हो, अनुसूचित जनजाति वाले हो, तो वो क्षेत्र क्या घोषित कर देते हैं? अनुसूचित क्षेत्र। कौन घोषित करता है? राज्यपाल, स्टेट के अंतर्गत राज्यपाल। ठीक है, क्लियर। 50% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित होनी चाहिए, तो वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर। चलो, इतना ये बेसिक ओवरव्यू था। उसके बाद पूरा का पूरा रटाने वाला काम है। अब 42 जनजाति है, 42 के 42 जनजातियों को तो हमको नहीं पढ़ना है। इसमें करीब करीब 25 से 30 जनजाति इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और जिसके बारे में जानकारी मिलती है और जिसको किताबों में छाप दिया गया है और उसको हम पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, उसी के बारे में आपको जानना है। तो 42 जनजाति है वो जानना है, और 42 के 42 जनजाति के बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए जितना ज़रूरी है उतना बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही बताऊँगा। जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको याद करना है। अब परेशानी कहाँ आती है जनजाति याद करने में? अलग अलग जनजाति के अलग अलग नियम कानून। अब एक जनजाति के अंतर्गत 15-20 पॉइंट हो गए, वैसे ही हर जनजाति में कुछ ना कुछ अपने पॉइंट्स। याद रखते रखते ना लास्ट में एकदम कंफ्यूज हो जाता है, सब चीज़ हौच पौच हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है। तो उसको याद करने के लिए मैंने क्या किया, एक एक जनजाति को कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से रिलेट किया और ऐसे थोड़ा बहुत ट्रिक बनाने के याद करने का प्रयास किया हूँ। और वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटली इसको याद ही किया जा सकता है, समझने जैसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे याद करा रहा हूँ वैसे कर लो, नहीं तो खाली रीड मार के कर लेना। 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है, वो याद हो ही जाता है अपने आप। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहला जनजाति जो देखेंगे कौन सा है? उराव जनजाति। कौन सा जनजाति? उराव जनजाति। अब उराव जनजाति के अंतर्गत पॉइंट को याद रखने के लिए मेरे पास्ट में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेरा एक बचपन का प्यार था, थी समझ लो। वो कौन सी जनजाति किससे संबंधित थी? उराव। कहानी सुनना 2 मिनट का है, मज़ा नहीं आया फिर भी सुन लेना। उराव जनजाति की। ठीक, अब नाम पता गाँव मत पूछना। ठीक है, अब शादी हो गया, उसका भी मेरा भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उराव जनजाति से संबंधित थी। तो उराव जनजाति के जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने उसी से लेट करके याद किए। ठीक, अब उसको, अब पहला पहला प्यार था, पहला पहला प्यार के लिए जानते हो कितना एक्साइटमेंट रहता है। उसको कहाँ पे बिठा के रखते थे? सर पे। कहाँ बैठा के रखते थे? सर पे। तो उराव जनजाति के निवास स्थान कहाँ है? सरगुजा तरफ। सरगुजा, सर पे बिठा के रखते थे। सर से क्या याद रखना? सरगुजा। तो उराव जनजाति का निवास स्थान कहाँ है पूछा जाए तो? ठीक है, और सर पे बिठा के रखने से रखना एक त्यौहार है सरहुल। सरहुल ये इनका त्यौहार भी है, सरहुल नृत्य भी है। अगर पूछा जाए कि सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति का है तो क्या जवाब दोगे? उराव। सरहुल नृत्य भी है, सरहुल पर्व भी है। और जितने भी त्यौहार या पर्व है ना, उसको लोक कला संस्कृति के अंतर्गत डिस्कस कर लेंगे, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। जनजाति वाले में जितना बता चुका हूँ उसमें, तो फिलहाल जनजाति वाले में बस इतना रखना कि सरहुल त्यौहार कौन मनाता है अगर पूछा जाए तो उराव जनजाति। ठीक है, कौन? उराव जनजाति। मम्मी ऊपर चढ़ रही ना। सरगुजा और सरहुल सुन के नहीं तो आ जाती, काकर बारे में गोठिया थे। सरगुजा और सरहुल। अब मेरा प्यार था तो मेरे शरण में रहेगी, तो मेरे शरण से आगना सरना देवी। शरण में रहने से आगना सरना देवी। तो कौन सी देवी देवता को पूजते हैं ये भी पूछा जाता है। तो मेरे शरण से आगना सरना, और कौन किसके बारे में बात चल रहा है? उराव। ठीक है, तो मेरे शरण में रहती थी आगना सरना देवी। तो सरना देवी किनकी देवी देवता है अगर पूछा जाए तो? उराव जनजाति की। ठीक है, उराव जनजाति की। इसके अलावा एक और देवता है धर्मेश। धर्मेश, तो ये एकदम नाम मॉडर्न टाइप का लग रहा है, जैसे योगेंद्र। मेरा नाम योगेंद्र तो बहुत कम ही लोग बुलाते हैं, लंबा नाम लगता है तो कोई योगी, योगू, योगा, यही सब नाम से बुलाता है। तो और कोई योगेंद्र को योगेश बोल देता है। ठीक, तो योगेश से धर्मेश याद कर लेना। ठीक है, तो धर्मेश भी इनकी देवी देवता है, किसके? उराव जनजाति के। ठीक है, किसके? उराव जनजाति। अब दोनों मिलके बहुत सारे अच्छे कर्म किए, कर्म कांड नहीं किए, अच्छे कर्म किए, वैसा वाला नहीं। ठीक है, जैसे आप सोच रहे हो, आपके मन में जो ख्याल आ रहा है वैसा नहीं। तो अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म से ना कर्मा, अच्छे से कर्म से क्या याद रखोगे? कर्मा। तो कर्मा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है पूछा है तो 3-4 जनजाति मनाती है, उसमें से एक उराव भी याद रख लेना। जैसे कर्मा बैगा भी मनाती है, बैगा जनजाति भी इस त्यौहार को मनाती है। तो कर्मा त्यौहार कौन मनाता है पूछा है तो किसके बारे में बात चल रहा है? उराव। अब कर्मा त्यौहार से ही एक और त्यौहार है फॉग। फॉग, फॉग या फॉग ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इसको कैसे याद रख लिया? अब जब भी आती थी तो मैं बोला भैया तू डीओ लगा के आया कर, नहावा आती नहीं है, कम से कम डीओ लगा लिया कर। ठीक, तो डीओ भी कौन सा? फॉग। और उसी टाइम एडवर्टाइजमेंट ये चालू हुआ था। आजकल तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। आप जवाब मिलता था नहीं, देखे होगे टीवी में। तो उसको कौन सा डीओ लगाने बोलते थे? फॉग।
तो फाग त्यौहार भी कौन मनाती है? फाग से फाग है ना, फाग त्यौहार मनाने वाली कौन सी जनजाति अगर पूछा है तो उरांव जनजाति। ठीक है, एक त्यौहार हो गया कौन सा? कर्मा। एक त्यौहार हो गया कौन सा? फाग। ठीक है, क्लियर। अब देखो दोनों अच्छे से रहते थे, लेकिन कभी कभार क्या हो जाते थे, खिट्टी मिट्टी, खीमी, सुने हो नहीं ऐसी? पहले बचपन में ये खी और ये मी, ठीक है, अलग अलग उंगली का अलग अलग अर्थ रहता है, बट फिलहाल हम लोग क्या होते थे, सिर्फ और सिर्फ खट्टी मिट्टी, खिट्टी मिट्टी। तो खट्टी से खिट्टी, ये सुने हो, खट्टी मट्टी तेरे मुंह में मिट्टी, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, ऐसा इमेजिन नहीं करना है। ठीक है, तो खट्टी मट्टी, खट्टी को एक खद्दी भी बोलते थे ना, एक्चुअल में सरहुल का एक और नाम है खद्दी। तो खद्दी, खट्टी, सरहुल, ये सब याद रखना। तो खट्टी त्यौहार भी कौन मनाती है अगर पूछा है तो उरांव। खिट्टी मिट्टी हो जाते थे, ऐसा रखना। ठीक है, खिट्टी मिट्टी से खट्टी याद रहेगा, खिट्टी मिट्टी से कौन सा? खट्टी। तो खट्टी त्यौहार भी किसका? उरांव। अब जब खिट्टी मिट्टी हो जाते थे ना तो एकदम कुड़कुड़ाती थी, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता तो कुड़कुड़ाते थे नहीं, तो कुड़कुड़ाने से क्या ना, कुड़ुक। पूछा जाता है कि कुड़ुक बोली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के है? कुड़ुक बोली। तो कुड़ुक बोली किसकी है पूछा जाए तो उरांव जनजाति की। कुड़ुक बोली कौन सी जनजाति की अगर पूछा तो उरांव। कुड़कुड़ाने से ही एक और याद रख सकते हो, कड़क डंडी। कड़क डंडी, एक कड़कनाथ करके मुर्गा आता है नहीं, वैसे मिलता तो नाम है कड़क डंडी। अब ये कड़क डंडी क्या है? गाथा महाकाव्य। क्या है? गाथा महाकाव्य। सर ये गाथा महाकाव्य क्या है? अभी जैसे रामायण महाभारत एक महाकाव्य नहीं हो गए, उसमें क्या पुराने अपने धर्म के हिसाब से जितने भी घटनाएं उसको वहाँ पे वर्णन कर दिया गया, वर्णित किया गया है। बस वैसे ही जो उरांव समाज है, उरांव जनजाति है, उस समाज के बारे में जितने पॉइंट्स हैं, कोई रीति रिवाज होगा, अब मैं पढ़ के तो देखा नहीं हूँ, लेकिन वही चीज़ इसमें शामिल है। किसमें? उस गाथा महाकाव्य। उस गाथा महाकाव्य का नाम क्या है पूछा जाए तो कड़क डंडी। जैसे हमारे लिए महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है नहीं, वैसे ही वो क्या है, गाथा महाकाव्य क्या है इनका? कड़क डंडी। याद रहेगा क्या बोल रहा हूँ, उनको सर पे बिठा के रखे थे, सरगुजा उनका निवास सर पे था, तो सरगुजा उनका निवास स्थान। अब एक जनजाति एक ही जिले में नहीं रहेगी, एक जनजाति एक ही जिले में नहीं रहती। हम क्या क्या याद करेंगे, जितने भी जनजाति पढ़ेंगे ना तो एक ही जिला याद करेंगे और उस जिले से आसपास के जिला को याद कर लेंगे। अब सर आसपास जिला कैसे याद रहेगा, उसके लिए मैप याद रखना जरूरी है। अब ये क्लास में मैप नहीं बताया हूँ, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे मैप का पहला क्लास है, उसमें कभी जरूरत पड़े तो मैप बता दूंगा, बीच में किसी क्लास में रिपीट करा दूंगा। तो अब जैसे सरगुजा है, अब ये ऊपर तरफ सरगुजा के आसपास कोरबा है, उसी पे जशपुर है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर है, कोरबा है। तो ये सारे क्षेत्र सरगुजा और आसपास वाले क्षेत्र ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, उधर पूरा निवास स्थान। लेकिन एक जिला ही बस याद करेंगे, हर जनजाति का 4-5 जिला याद करेंगे, कन्फ्यूजन होता है। एक जिला याद किया और उसके आसपास का क्षेत्र, और कोई अपवाद वाला क्षेत्र होगा तो उसको भी देख लेंगे। जैसे ये तो सरगुजा पूरा का पूरा ऊपर क्षेत्र है, राजनांदगांव वाला क्षेत्र मालूम? अब राजनांदगांव इधर पड़ता है, सरगुजा क्षेत्र ऊपर और ये वेस्ट साइड पश्चिम तरफ। तो सर पे बिठा के रखते थे, वो कहाँ राज करती थी? सर पे। तो राज्य करने से आखना राजनांदगांव, तो ये एक्सेप्शन है ना। तो सरगुजा तरफ तो निवास कर रही है, साथ ही साथ अलग क्या, राजनांदगांव। अब अभी राजनांदगांव टूट के और 2-3 जिला बन गया, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुईकतान, गंडई। तो राजनांदगांव ना देकर वो भी देना, तो उसको भी आप टिक मार देना। ठीक है, तो इनका निवास स्थान देख लिए। फिर सर से ही सरहुल याद कर लिए, मेरे शरण में रहती थी रखना सरना देवी। ठीक है, और क्या, धर्मेश याद कर लिए, अच्छे अच्छे कर्म किए से कर्मा त्यौहार रखना। कर्मा त्यौहार में त्यौहार से और मिलता जुलता फॉग लगा के डियो, वो याद कर सकते थे। खट्टी भी त्यौहार कौन मनाती? उरांव जनजाति। खिट्टी मिट्टी होते थे, अब खिट्टी मिट्टी हो गए तो वो कुड़कुड़ाते रहती थी। ठीक है, तो कुड़कुड़ाने से कुड़ू क्या रखना। और एक कड़क डंडी भी याद रख लेना, लेकिन कड़क डंडी वो कुड़ू क्या है, बोली है, और ये क्या है, गाथा महाकाव्य है। मतलब उनके जो समाज के बारे में जितनी भी बातें दी गई हैं वो किस में शामिल है? कड़क डंडी में शामिल है। ठीक है, किस में शामिल है? कड़क डंडी में, कड़क डंडी में। अब देखो, कभी तो प्यार से रखते थे और कभी कभार धमकाते भी थे उसको। क्या करते थे? धमकाते थे कि भैया इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, किसी से दिख गई तो खैर नहीं, ऐसा। तो धमकाने से आखना धुमकुरिया, धमकाने से क्या याद रखोगे? धुमकुरिया। छत्तीसगढ़िया में कुरिया का मतलब क्या होता है मालूम? कमरा। ठीक है, ये मोर कुरिया है, तोर कुरिया है, मतलब ये मेरा कमरा है। कुरिया का क्या मतलब होता है? कमरा। तो ये धुम कुरिया का मतलब है उनका हॉस्टल। जैसे हम लोग हॉस्टल भेजते नहीं, नवोदय जाओ पढ़ के आओ भाई, इधर झेल नहीं पा रहे तुमको, ठीक है, तो उधर भेज दिए। वैसे ये अपनी अपनी जनजातियों का ना, सबकी जनजातियों का खुद का युवागृह होता है। युवागृह मतलब एक हॉस्टल टाइप का, जिसमें थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर वहीं भेज देते हैं, भैया वहीं खाओ पियो, वहीं सीखो, वहीं जानो अपने समाज के बारे में क्या रीति रिवाज है, और वहीं अच्छा लगा तो अपना जीवन साथी भी चुन के आ जाना। ठीक है, तो जो करना है वही करना है। क्लियर? फिर शादी होने के बाद वो निवास स्थान वहाँ से छोड़ देते हैं।
तो इनका जो युवा स्थान है, युवागृह है, युवागृह, इनका जो हॉस्टल है वो क्या कहलाता है? धूमकुरिया। तो धमकाने से याद रह जाएगा धूमकुरिया। ठीक। अब वो जो उराव जी, वो ना ईसाई थी, क्रिश्चियन थी। ठीक है, क्या थी? ईसाई। और आपको मालूम होगा ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सर्वाधिक धर्मांतरण किस जनजाति का हुआ है? ईसाई में सर्वाधिक धर्मांतरण किस जनजाति को हुआ? ईसाई नहीं, ईसाई में किसका हुआ है? उराव का। तो जो उराव है ना, ज़्यादातर क्रिश्चियन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब इनके समाज में ना दो टाइप के लोग मिले जाते हैं। तो वो ईसाई, वो भी क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन कन्वर्टेड कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे हम लोग। तो दो टाइप के लोग मिलते हैं। एक तो ईसाई उराव बोलते हैं जिनको, जिन्होंने क्या क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, अब चर्च जा रहे हैं, उसके रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, अपना पुराना रीति रिवाज छोड़ दिया, वो क्या है? ईसाई उराव। ठीक है, एक संसारी उराव भी है। संसारी उराव मतलब जो अपना पुराना पैटर्न अपना रहे हैं, संसारी उराव। ठीक है, तो उराव के दो कैटेगरी मिल जाएंगे आपको, संसारी उराव और ईसाई उराव। तो वो क्रिश्चियन थी ऐसा में, और एकदम चट्ट गोरी थी। ठीक है, वो चट्ट गोरी और मैं चट्ट करिया, ऐसे नहीं बोलते, तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी याद करने के पर्पज से करिया। ठीक है, तो चट्ट गोरी और चट्ट करिया। तो करिया से करैया याद रखना। करैया क्या है? उनका पोशाक का नाम है, पारंपरिक पोशाक का नाम। जैसे ये ड्रेस हो गया, कोट हो गया। ठीक है, आप पहन रहे हो सूट हो गया। ठीक है, कोई साड़ी पहन के आ रहा है, तो भैया वो पोशाक का कुछ ना कुछ नाम हो गया ना, साड़ी, सूट, पैजामा, कोट, ये सब नाम हो गया। बस वैसे ही भी उन लोग भी जो ड्रेस पहनते हैं ना, पारंपरिक वाला, ऐसा कि नहीं नहीं मैं तो जीन्स पहनी हूँ तो वो भी करैया नहीं। जो पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं, जो भी अपना त्यौहार मना रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, तो जो ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस का नाम क्या है? पारंपरिक पोशाक का नाम क्या है? करैया। तो वो गोरी और कारा से याद कर लिया, करैया पारंपरिक पोशाक, क्या नाम है उसका? करैया। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक, इसमें और किसी कोई समस्या? ये इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। एक और जनजाति आ गए तो कोई दूसरा जनजाति आ गया तो उसको भाई से रिलेट कर लिए। जैसे एक कोरवा जनजाति है, तो एक भाई को बचपन से कोरवा बोलते थे, वो थोड़ा खुर्राक खुर्राक चलता था, तो कोरवा, खोरवा से कोरवा हो गया। ठीक है, उसका नाम कोरवा। तो उस भाई का यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन कर दूंगा। अब भाई को मत जानना, बस वो जानना कि हाँ कैसे दिखता है, क्या क्या कर्म कांड किया, उससे रिलेटेड कोरवा जनजाति के पूरे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ रिलेट करके ही याद किया हूँ, नहीं तो याद करना मुश्किल हो जाता है काफ़ी। ठीक, तो ये पॉइंट याद हुआ, वापस इसमें आते हैं। देखो, उराव जनजाति, इनका निवास स्थान कहाँ है? सरगुजा। सरगुजा और सरगुजा वाले क्षेत्र। आपको सिर्फ एक जगह याद करना है, बाकी जगह याद हो जाएगा। मैं जब मैप बताऊंगा ना, मैप या पहले पुराने रिकॉर्डेड वाले में देखे होंगे या जो क्लास अटेंड किया होगा, तो वो सरगुजा और आसपास के क्षेत्र है। अब ये पूछता कैसे क्वेश्चन, उराव जनजाति का निवास स्थान इनमें से कौन से जिले में नहीं है, या मुख्य संकेंद्रण कौन से जिले में नहीं है? तो 4 जिले दिए रहेंगे, 3 जिले आसपास वाले होंगे और एक जिला एकदम नीचे का होगा। जैसे 3 जिला ऊपर का, तो एक जिला एकदम बस्तर वाला दे देगा, तो वो नहीं है। अभी फिलहाल ये हो गया, ये तो किताबी के हिसाब से। अभी वो सब जंगल झाड़ी से निकल के सब जगह फैल गए, हर कोई हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन हमको तो किताबों के हिसाब से पढ़ना है ना। इनका युवा गृह क्या है? धूमकुरिया। अच्छा, सरगुजा जशपुर के अलावा मैं पता है राजनांदगांव, जांजगीर चांपा फिलहाल छोड़ना, जांजगीर चांपा कोरबा तो ऊपर वाला ही पार्ट आ जाता है। राजनांदगांव, फिर मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये निवास स्थान में याद रहेगा। युवा गृह धूमकुरिया। अब ये देखो, आयु वर्ग के आधार पर भी अलग अलग नामकरण किया गया है। आयु वर्ग के आधार पर भी अलग अलग नामकरण किया गया है। जैसे हम लोग एकदम 14 साल से नीचे के तो बाल बच्चे बोलते नहीं, बालक है ये। फिर 14 से 18 है तो किशोर है, एडोलेसेंट बोल देते हैं। फिर 18 साल टच कर दिया तो क्या है? एडल्ट है। तो अलग अलग कैटेगरी है, वो तो इंसान ही, वो तो बच्चे ही, लेकिन अलग अलग उम्र के तो उसको अलग अलग वर्गीकरण किया गया। 18 साल से ऊपर है तो उसको क्या बोलते हैं? धांगर। ठीक है, धांगर। ये धांगर, मैं तो धांगरी नहीं, सब क्या है उसको देखेंगे, इसके हेड रहते हैं हम लोग, सदस्य का नाम, उसको फिलहाल छोड़ना। 13 साल से 18 साल तक के है तो उसको मजदूरिया जोरवार, क्या बोलते हैं? मजदूरिया जोरवार। और 13 साल से नीचे के रहेंगे उसको पूना जोरवार बोलते हैं। कुछ नहीं, जैसे चाइल्ड, एडोलेसेंट और एडल्ट है, वैसे ये नाम है, धांगर, मजदूरिया जोरवार और पूना जोरवार। इनके प्रमुख देवी देवता में कौन कौन शामिल है? सरना देवी, जिनको माना जाता है कि ये साल वृक्ष में निवास करती हैं, साल वृक्ष। और यही साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर इन लोग एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है सरहुल। हम लोग भी ऐसे मानते हैं कि नहीं कि भैया ये पेड़ को नहीं काटना है, कहीं उग जाता है और काटते हैं तो फिर पाठ पूजा करके काटते हैं ताकि देवता नाराज ना हो। तो किसी किसी पेड़ में देवताओं का निवास है ऐसा मानते नहीं, उसके ऊपर पैर नहीं रखते, ये सब कार्यक्रम रहता है। बस वैसे ये भी मानते हैं कि साल वृक्ष पर कौन सी देवी देवता का निवास है? सरना देवी। ठीक, तो अलग अलग पेड़ में अलग अलग देवी देवताओं का निवास हम भी मानते हैं। जैसे बोइर,
बोयर पेड़ में देवता नहीं, उसमें बोलते थे परेतिन, परेतिन निवास करते हैं, ऐसा रहता था, तो अलग अलग देवी देवता। तो ठीक, तो इसमें सरना देवी कौन से वृक्ष में निवास करती है? साल वृक्ष में। एक और कुछ कुछ देवी देवता धर्मेश या फिर पीतर देव, ये पीतर देव किससे रक्षा करते हैं? विपत्ति से रक्षा करते हैं, ठीक है। और ये धर्मेश, धर्मेश एक प्रकार के सूर्य देवता है, सूर्य देवता का नाम ही है, समझ लो धर्मेश। प्रमुख नित्य तो सरहुल नित्य हो गया, कर्म नित्य हो गया, और प्रमुख बोली इनकी क्या है? कुड़ुक। कुड़ुक ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये भाषा परिवार क्या है आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जनजाति में जहां पे भी नाम आएगा ना उसको आप स्किप करते चलना फिलहाल। यह मुख्य रूप से संसारी उराव और ईसाई उराव में विभक्त है। मैं बता दिया, संसारी उराव मतलब जो पुराने रीति रिवाज को अपना रही है, ईसाई उराव मतलब जो ईसाई धर्म कबूल कर चुकी है और उसके परंपरा अपना रही, रीति रिवाज अपना रही। प्रमुख और पर्व देखो इधर, प्रमुख नृत्य में सरहुल और कर्मा नृत्य हो गया, और त्यौहार में खट्टी, सरहुल, फॉग। ये जो सरहुल नृत्य भी है और त्यौहार भी है, ये जो कर्मा है नृत्य भी है और कर्मा पर्व भी है। वैसे ही खट्टी एक और त्यौहार हो गया किसका? उराव जनजाति का। सरहुल हो गया, फॉग हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो ये त्यौहार हो गया, एक परंपरा है, रीति रिवाज है, उसका नाम है छाई भीतर। क्या है? छाई भीतर। इसमें बोला था कि आत्मा को पूर्वजों या परमात्मा से मिलाने की क्रिया इसमें की जाती है छाई भीतर में। अलग अलग प्रोसेस है, कभी टीवी सीरियल मूवी में देखे होगे, बीच में बैठे आसपास दिया मोमबत्ती जलाए, पुतला रखे, उसको ऐसे ऐसे कुछ के, तो सब अलग अलग कार्यक्रम है ना, भूत को बुलाने वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। कभी ट्राई किए हो करना? ठीक है, आता है नहीं आता पता नहीं, मैं तो नहीं किया, लेकिन वैसे ही इसमें ये कार्यक्रम को देखा नहीं हूं मैं कैसे होता है, किसी उराव जनजाति वाले होंगे तो पूछ लेना। छाई भीतर ये कैसा क्रिया है, कैसा क्रिया कार्यक्रम है पूछा जाए तो, जिससे आत्मा को पूर्वजों से, मतलब अभी कोई खत्म हो गया तो भैया उसके सुख समृद्धि के लिए हम लोग पाठ पूजा कराते हैं नहीं, क्रियाकर्म कराते कि नहीं कराते, बस वैसे ये क्रियाकर्म क्या नाम से है? छाई भीतर नाम से आता है। इसमें बोलते हैं कि ये आत्मा अपने जो पूर्वज हैं उनसे जाके मिल जाएंगे, या फिर जो परमात्मा है उनसे जाके मिल जाएंगे। कौन सा? छाई भीतर। इनका गाथक महाकाव्य क्या है? कड़क डंडी। त्यौहार कर्मा देख लिए, और पारंपरिक पोशाक करैया करके भी याद करा दिया था। यह जनजाति एक और इसको भी ना टुंटा पर्व, तुसर्गो पर्व और सोहराई पर्व भी मनाती है। सोहराई पर्व जो है वो जानवरों से संबंधित रहता है, तुसर्गो पर्व फसल आने पे मनाते हैं, और ये टुंटा पर्व अब इसका अंतर्गत का मालूम नहीं, बट ये जब एकदम खाली पीली रहते कुछ नहीं रहता तो ये वाला त्यौहार मनाते हैं। कौन सा? टुंटा पर्व। तो ये जब खाली फोगाट बैठ रहे थे तब टुंटा। तुसर्गो पर्व कब? जब फसल आता है तब। और सोहराई पर्व ये पशुओं के लिए रहता है, ठीक है, जानवरों के लिए रहता है। क्लियर? इनके गांव के प्रमुख कौन कहलाते हैं? मांझी। अब ये मांझी क्या है देखो, जैसे हम लोगों ने नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के रूप में अलग अलग बांट दिया ना, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ऐसे बांटा हुआ है। तो ये जनजाति की अपने एक समाज होता है, उस समाज में कुछ लोग आपस में मेंबर बने रहते हैं जो उस फैसले को लेते हैं, जितने भी समाज में उस गांव में फैसले लेने उस फैसले को लेते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पंचायत होता है ना, वैसे ही वहाँ जनजातियों की भी अपने अपने पंचायत होते हैं, उस पंचायत का अलग अलग नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो उस नाम को हमको पढ़ना है, और उसके हेड को क्या बोला जाता है उसको भी पढ़ना है। फिलहाल उराव जनजाति के, अगर उराव जनजाति कहीं पे एकदम मुख्य संकेंद्रण है, उसको कोई गांव है, उसमें कोई ये लीडर रहता है, जैसे पंच सरपंच हो गए नहीं, जैसे पार्षद हो गया, बस वैसे वहाँ पे एक लीडर है जिसको किसी ने चुना नहीं, आपस में वही चुनते हैं, आपस में वही बनाते हैं। और उस प्रमुख को, उस हेड को किस नाम से जाना जाता है? मांझी। इस मांझी को वैसे याद कर ले, उराव किसकी थी मेरी, तो एक आता मांझी सटक लेकर के डायलॉग है नहीं, आता मांझी मतलब किसका मांझी सटक, किसका माइंड घूम जा रहा है? मांझी का, मतलब मेरा। तो मांझी से ना, मांझी किसके गाँव के प्रमुख को बोला जाता है? उराव जनजाति। मेरे ख्याल से इतने पूरे पॉइंट क्लियर कर दिए। एक पॉइंट यहाँ छूट गया है, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, उराव जनजाति का पेय पदार्थ अगर पूछा है तो क्या है? कोसमा। क्या है? कोसमा। तो बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग हो गए, लेकिन मैंने उसको समा कर दिया। क्या कर दिया? उसको समा कर दिया, क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। तो किसको माफ किया? उराव को। उराव को समा कर दिया से कोसमा याद कर लेना। तो जो कोसमा है वो कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है? उराव जनजाति। अब ये सर कोसमा पेय पदार्थ क्या है नहीं समझ आ रहा है। तो जैसे आप लोग अपना गम भुलाने के लिए या अपनी दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उम्दा के भट्टी में जाते होगे या चरौदा के भट्टी में जाते होगे, ठीक है, तो इन लोग वहाँ नहीं जाते, इन लोग खुद का पेय पदार्थ बना लेते हैं। तो अब ये सिर्फ नशा का काम नहीं करता, जैसे बोला था ना दारू भी एक प्रकार का दवा है। अब ये किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पीता ही नहीं, ठीक है, किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, आप जाके दवाई को मत लेना, लेकिन दवाई में भी एक सीमा में लिया है तो अच्छा है, आप लोग ओवरडोज ले लेते हो। तो इन लोग देसी विदेशी कौन खरीदे भैया, 80 रुपये का पौवा और 180 रुपये का लाली, उससे अच्छा क्या खुद का आइटम बना लिए। तो सब जनजाति अपना अलग अलग तरीके से पेय पदार्थ बनाती है, और ये पेय पदार्थ हेल्दी होता है,
ठीक है, उन लोग के लिए हेल्दी बनता है। जैसे भी बनाए, कोई चावल से बनाता है, कोई पेड़ के रस से बनाता है, अलग अलग पेड़ से, वो अलग अलग बनाने का प्रोसेस है, वो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको पीना होगा तो बताना। ठीक, ये क्लियर, पेय पदार्थ समझ गए। ठीक, तो कुछ जनजाति उसको खाने पीने के रूप में भी यूज़ करती है, जैसे हांडिया भी एक पेय पदार्थ है, उसी में बाजरा और कुछ कुछ मिला के उसी को खा पी भी लेते हैं, उससे भूख मिट जाता है। ठीक, तो कोसमा किसका पेय पदार्थ है पूछा, तो उराव। ऐसी बहुत सारे आपको पेय पदार्थ देखने को मिलेंगे। जैसे एक है सल्फी, सल्फी का नाम तो सुने होंगे। जब लॉकडाउन में नहीं मिल रहा था ना कुछ, तो इनका सब डिमांड बढ़ गया था, तो जो 40 रुपये में एक बॉटल मिलता था वो 400 रुपये कीमत हो गया। सल्फी हो गया, महुआ दारू हो गया, ये सब। ठीक है, हाँ हाँ, ताड़ी, मतलब सप्लाई में शामिल थे आप भी ऐसे। ठीक है, तो सल्फी, ताड़ी, ये सब डिमांड उस टाइम बढ़ गया था। उस टाइम मैंने भी ये नाम सुना, बता रहा हूँ। तो कोसमा याद रहेगा, उराव को समा कर दिया। तो कोसमा किसका पेय पदार्थ, उराव जनजाति। सेल्फी, तो सेल्फी किसका पेय पदार्थ हो, सेल्फी से मैंने सेल्फी याद कर लिया। सेल्फी, तो सेल्फी लेते तो मुड़ मुड़ के लेते नहीं, मतलब इधर आप ऐसे मुड़े और ऐसे सेल्फी, तो क्या कर रहे हो, मुड़ मार के तो सेल्फी ले लो। तो मुड़ने मारने से एक ना मुड़िया और माड़िया। ठीक है, मुड़िया माड़िया। तो सेल्फी किसका पेय पदार्थ है अगर पूछा है, तो मुड़िया और माड़िया का, मुड़िया माड़िया। क्लियर, इतना याद रहेगा। एक और पेय पदार्थ का नाम है, ये आगे चल के मिल जाएगा खैर आपको। अब ये कोसमा आ गया तो मेरे को याद आ गया, पेज। एक पेज भी पेय पदार्थ है। ये किसका है, गोंड जनजाति का। गोंड सुने हो, 42 जनजाति में जो सर्वाधिक जनसंख्या है ना छत्तीसगढ़ में, वो किसकी है, गोंड जनजाति की। ठीक है, गोंड जनजाति। तो ये एमपी वगैरह में भी मिलेगा आपको, केवल छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, कोई सीमा थोड़ी ना जंगलों की है ना, तो कहीं भी निवास करते हैं। तो गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी की है, किसकी, गोंड जनजाति की। तो गोंड जनजाति लोग जो पेय पदार्थ बनाते हैं उसका नाम क्या है, पेज। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लिया, पेज मतलब कॉपी किताब वाला पेज। तो ऐसे पैर से लग जाते हैं, गोड़ से लग जाता है तो पैर पढ़ते नहीं है, गोड़ पढ़ते हैं। तो पेज मतलब क्या, गोड़। ये जो कोसमा ना, सल्फी जो है सल्फी वृक्ष से बनाते हैं, उसके रस से। कोसमा जो है, कोसम नाम का बीज है, उस बीज का रस से बनाते हैं कोसमा। ठीक है, एक वैसी पेज, पेज किससे बनाते हैं पता नहीं। एक हांडिया है, हांडिया चावल रस से रहता है, चावल हो गया, बाजरा हो गया, उसके रस से पानी वानी भिगो के सड़ा उड़ा के बनाते हैं। प्रोसेस बता दूंगा किसी दिन, आपको बनाना होगा तो, पैसे बचाने होंगे तो हांडिया खुद घर में बना के पी लेना। हांडिया, तो हांडिया से ना हड्डी टाइप का फीलिंग आ रहा है। तो आगे चल के एक जनजाति मिलेगा, जनजाति का नाम है कोरवा। तो याद रख लेना, ये कोरवा मेरा भाई है। ठीक है, मतलब दूर का भाई है, नाम गाँव पता छोड़ दो, बस भाई है। अब उसको डिफाइन करूंगा, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड 14-15 पॉइंट मैंने याद कर लिए। तो जैसे हड्डी टाइप का है, एकदम पतला दुबला और लंबा है, तो हड्डी से हांडिया याद कर लिया। जैसे उराव, चाहता तो नॉर्मली बता देता, मेरे को तो याद है, लेकिन उराव जानना इसलिए जरूरी था ताकि आपको उससे रिलेटेड पॉइंट याद हो जाए। ठीक है, और शुरुआत मेरी जनजाति कहाँ से होती है, उराव से, और लास्ट में इस कथन के साथ होती है, इस डिस्क्लेमर के साथ, कि ये कहानी के जितने भी पात्र हैं, जितने व्यक्ति हैं, सभी के सभी काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति, कोई घटना मेल खा जाए तो ये केवल संयोग होगा, ये बोलना पड़ता है क्योंकि अब शादी हो गई। ठीक है, तो पहले नहीं बोलता था। तो कोरवा, कोरवा क्लियर, कौन, मेरा भाई। और हड्डी टाइप का दिखता, तो हड्डी से आगे ना हांडिया, हांडिया पेय पदार्थ कौन, कोरवा जनजाति। ठीक है, एक है छिंद रस, छिंद रस। तो छिंद से छिलना, छिलना छुलाना समझते क्या, जैसे गिर जाओगे तो माड़ी छुला जाता बोलते नहीं, घुटना छुलाना मतलब घुटना छिल जाना, माड़ी छुलाना बोलते हैं। तो छिलाना से छिंद, छिंद रस, ये छिंद के पेड़ से बनता है। तो छिंद रस, माड़ी छुला जाने से नाम माड़िया, माड़िया और अबुज माड़िया लोग मिल बनाते हैं इसको, और मुड़िया माड़िया सल्फी, और माड़िया और अबुज माड़िया कहाँ, छिंद रस। तो खैर ये पेय पदार्थ आया तो लाइन से बता दिया, ऐसे पेय पदार्थ हमको याद करना है। तो जो उराव पीता है वो किसको पीता है, कोसमा को, और साथ ही साथ एक और पेय पदार्थ है हांडिया, तो हांडिया को भी पी लेता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको कोई एक चुनने बोले ना, तो आप किसको चुनोगे, कोसमा को। जो उनका मुख्य रीति रिवाज संबंधी पेय पदार्थ है वो कौन सा है, कोसमा। लेकिन कुछ कुछ पर्वों में, वो त्यौहार मनाते समय ना, पर्व मनाते समय हांडिया भी पी लेते हैं। ठीक है, क्लियर, हाँ जैसे सही बोलो, सरहुल वाला जो त्यौहार है। अब ये कमार जनजाति, नेक्स्ट कमार जनजाति। अब कमार से किसी का नाम नहीं आ रहा है, कमर से रिलेट करके मैंने उसको याद कर लिया। ठीक है, कमार जनजाति के जितने पॉइंट है क्या, कमर। तो गोरा गोरा कमर से, गोरा से ना गरिया बन, गोरा गोरा से ना गरिया, कमर से ना कमार जनजाति। ठीक है, कमार जनजाति। तो बचपन में टीचर से आप भी मार खाए होगे पढ़ने के नाम से, लेकिन मैं तो लिखने के नाम से मार खाता था, ऐसा लिखावट कि उनको समझ नहीं आता था। लेकिन उसका बेनिफिट भी मेरे को मिलने लग गया। जैसे किसी का आंसर मेरे को मालूम नहीं है तो जानबूझ के इस लैंग्वेज में लिखे कि भैया
सामने वाले को समझ नहीं आया, लेकिन जानते थे कि योगेंद्र थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा है, एवरेज स्टूडेंट है, 10 में 7-8 लेके आ जाता, तो नहीं समझ आता तो कौन सा रद्द पाले, 10 में 6-7 दे देते क्योंकि इतना मार्क्स लाते थे, लेकिन उसके बदले सोटा ही करते थे। तो एक श्रद्धा मैडम थी मैथ्स वाली, वो जब भी आते थे तो कमर में ही सोटती थी बांस से, बांस का आप बड़ा लकड़ी रहता था, कोई एक जन भी हल्ला किया सबको मार पड़ता था। बस एक बार बोलती थी कि चुप रहो, अगर एक आवाज़ भी मेरे को सुनाई आ गया मतलब मैं सबको सोटूंगी, सबको सिराते थे। तो किससे सोटती थी? बांस से। ठीक है, कहाँ सोटती थी? कमर में, और कमर से आप कुरहा भी याद कर लेना। अब इसको कैसे याद किया वो मत पूछ ठीक है, तो बांस से सोटती थी ना, बांस शिल्प। तो ये जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है? बांस शिल्प का, मतलब बांस से बने बर्तन बना लिए और कुछ प्रोडक्ट बना लिए। जैसे सबका अलग अलग जनजाति जाति उसके आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया नहीं, तो वैसे ये लोगों का परंपरागत कार्य क्या था या क्या है पूछा है तो बांस शिल्प का, मतलब बांस से संबंधित कोई सामान बना दिए। किनका? कमार का। तो बांस से रिलेटेड तो खैर बहुत सारी जनजाति काम करती हैं, एक कमार जनजाति भी बांस शिल्प कला का काम करती है। तो क्या क्या याद के देखो, गोरा गोरा कमर से, गोरा से गरिया बन, और उसमें सोंटे किससे? बांस से। तो बांस से रखना, बांस शिल्प का काम, कमर और कुरहा। तो कुरहा क्या है? तो कुरहा पंचायत प्रधान। जैसे उधर का भैया गांव के प्रमुख मांझी करके याद किए थे ना, इनका जो पंचायत है उनके प्रमुख रहेंगे कौन? उनको क्या बोलते हैं? कुरहा। क्या बोलते हैं? कुरहा। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुरहा। अब तो भैया ये गोरे गोरे कमर में आप बांस से सोंट दिए तो उसमें निशान बनेगा नहीं बनेगा? निशान या फिर गोदना, गोदना निशान उसी को ही बोलते हैं। गोदना हो गया, निशान हो गया। ऐसे टैटू, इधर माँ या किसी का नाम लिखवा रहे हो, ठीक, फिर बाद में चेंज करना पड़ रहा है, झगड़ा लड़ाई हो गया तो, ठीक है। तो ये जो गोदना गोदवाते हुए निशान, वही गोदना। तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन है? कमार। मतलब शरीर का कोई अंग नहीं बचता जहाँ गोदना नहीं गोदवाते, हर जगह टैटू। ठीक है, तो जैसे कई बाहर विदेशों वाले में प्रचलन है नहीं, इधर इधर पहन लेंगे, यहाँ नाक की बाली, यहाँ यहाँ सब जगह, फिर टैटू भी है इधर 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 सब जगह। वैसी कमार जनजाति भी सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। अब कंफ्यूज मत होना, गोदना प्रिय जनजाति अलग लेता है, गोदना गोदने वाली जनजाति अलग लेता है, गोदना गुदवाने वाली जनजाति अलग है। तीनों का अलग अलग आंसर है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति अलग, सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति अलग, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति अलग। तो अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? गुदवाने, मतलब अपने शरीर पर खुद गोदे या दूसरे से गुदवाए। ठीक है, तो ये निशान बन जाएगा, निशान से गोदना याद कर सकते हो। सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन? कमार जनजाति। और डायरेक्ट वैसे भी याद रह जाएगा, कमर में सब इधर उधर टैटू बनाते हैं, वहीं से कमर रिलेट कर सकते हो। ये विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। जो मैंने 5 जनजाति बताए थे नहीं, जिसको भारत सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के, उसमें कमार शामिल है। अब उसका नाम आगे चल के एक जगह पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल ना कमार जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। किसके द्वारा घोषित? भारत सरकार द्वारा। अबूझ माड़िया आपको मिलेगा, उसमें कमार मिलेगा, बैगा मिलेगा, बिरहोर मिलेगा और पहाड़ी कोरवा, ये 5 जनजाति मिलेंगे आपको। फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 जनजाति को और शामिल कर दिया उसमें, भुंजिया और पंडोप। भुंजिया और पंडोप। तो अभी फिलहाल इसमें यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। इसमें देखो घोड़ा छूना निषेध है, घोड़ा छूना निषेध। इसको मैंने ऐसे याद कर लिया कि जब घोड़ा चलाओगे ना, हॉर्स राइडिंग करने जाओगे, कभी 100-200 दे के बैठोगे या सीखोगे, तो कभी ना उसको, आपको जो हॉर्स राइडर है वो सजेस्ट नहीं करेगा कि भैया पीछे जाओ, चढ़ाना भी है साइड से, उसके पीछे रह के मस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो उसको समझ नहीं आता, दिखता नहीं है, तो वो स्मैक दे देता है। जैसे केन अंडरटेकर का ऐसे पैर वाला था नहीं, मुँह में पड़ता था, वैसे एक लात दिया और आपका कहानी खत्म। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़े मिडिल हिस्ट्री में, कोई पढ़ा होगा कहानी, ऐसे कौन सा सुल्तान था जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो घोड़े से गिरा नहीं था, घोड़े से गिरा पहले, फिर बाद में उसको 2 डोग स्मैक दिया वो, तब जाके उसकी मृत्यु हुई। ठीक, तो वहां से याद कर लिया भैया, घोड़े के पीछे तरफ नहीं रहना, कमर उमर साइड नहीं रहना, मुंह साइड भले रह लो, कमर साइड रहा तो आपके कमर में ऐसा लात मारेगा कि कहानी खत्म। ठीक है, तो इनमें क्या है? घोड़ा छूना निषेध है। कमार जनजाति के लोग में एक ऐसी प्रथा है कि घर में किसी की मृत्यु जाए ना, तो घर को त्याग कर देते हैं। तो अपनी उनकी परंपरा चली आ रही है कि भैया ये घर बनाए हैं, अब घर नो डाउट आपको एकदम पक्की वाला बना रहे हैं तो भैया उसको बेच के निकल गए, अलग बात है, लेकिन पक्की वाले घर को कौन छोड़ के जाएगा? गांव में है ऐसी कच्ची मिट्टी का घर बना हुआ था, झोपड़ी टाइप का। तो ये प्रथा चलते आती है कि अगर वहाँ किसी की मृत्यु आती है, अब वो शख्स का याद जुड़ा वहाँ से, ठीक, पल पल उसकी याद सताएगी, क्या पता वही दिखने लगे और वही सताने लगे, इसलिए कि वो घर को क्या करते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। तो घर में किसी की मृत्यु होती है ना, तो वो घर को त्याग देते हैं, दूसरा घर बना लेते हैं। ठीक है, तो कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं। कमार जनजाति के 2 उपवर्ग हैं,
जैसे ईसाई में अब दो कैटेगरी बढ़ गई नहीं, एक जो ईसाई धर्म अपना लिए और एक जो नहीं अपनाए। ईसाई धर्म अपना लिए वो ईसाई रहो, जो नहीं अपनाया संसारी रहो। वैसे ही कमार में दो उपजाति है, एक है बुधरजिया, एक है मकड़िया। क्या? बुधरजिया और मकड़िया। इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पे वर्गीकृत किया गया है? तो बंदर का मांस खाने और नहीं खाने पे। जैसे आप लोग अगर मांस मछली खा रहे हो, अंडा खा रहे हो तो नॉन वेजिटेरियन, खा रहे हो तो नॉन वेजिटेरियन, और नहीं खा रहे हो तो उसके अलावा और कुछ खा दिए, वो क्या है? वेजिटेरियन। सब्जी भाजी फूल ये सब खाए तो क्या? वेजिटेरियन। और मांस मछली खा रहे हो तो क्या? नॉन वेजिटेरियन। तो वैसे ही बंदर का मांस खाने और नहीं खाने में कमार जनजाति में दो उपजाति में बांट दिया गया इनको, एक है बुधरजिया है और एक है मकड़िया। तो जो बंदर मांस खाती है, जो बंदर मांस खाती है उसको बोलते हैं मकड़िया, और जो नहीं खाती वो बुधरजिया है। तुम्हें वो कन्फ्यूजन होता तो मैंने इसको ऐसे रिलेट कर लिया, ब वाले ब नहीं खाते, मतलब बुधरजिया है, ब का मांस नहीं खाते, ब मतलब बंदर, तो बंदर का मांस नहीं खाता, और मकड़िया बंदर मांस खाते हैं। यह गोंडों की एक उपजाति है, ठीक है। अब ये उपजाति क्या है सर? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजातियां हैं, और इसके अंतर्गत और वर्गीकृत कर करके ना टोटल 141 उपजातियां बना दिए। जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन होते नहीं, वैसे ये जाति और उपजाति, तो टोटल 141 या 161 है, देख लूंगा, 161 है ना, हाँ 161 उपजाति है। तो वैसे ही गोंडों की ही उपजाति कौन है? कमार, ठीक है। किसकी? कमार की। तो इसको ऐसे याद कर लिया, गोड़ों से देखो गोड़ याद रह जाएगा, गोड़, तो छत्तीसगढ़ में गोड़ किसको बोलते हैं? पैर को। और कमर भी एक शरीर का अंग हो गया और गोड़ भी एक अंग हो गया। तो कमर किसका अंग है? गोड़ का। मतलब कमर किसकी उपजाति अगर पूछा तो गोड़ों की। क्लियर? ये उपजाति को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? भूलोगे तो नहीं। आज पहली क्लास से तो थोड़ा सा कम पढ़ा के छोड़ूंगा, ठीक है। डेमो क्लास तक कम पढ़ाता हूँ, फिर लंबा पढ़ाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भूंजिया जनजाति। उराव को क्या याद कर लिए? आपके लिए नहीं है, पुराने लोग के लिए। आपका तो 2 महीना हो गया। उराव जनजाति को कैसे याद किए? बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे वाला से याद कर लिए। फिर कौन है? कमार। कमार को कमर से याद कर लिए। कहाँ निवास स्थान था? गरियाबंद। और गरियाबंद मुख्य संकेंद्रण है ना। गरियाबंद के आसपास और महासमुंद पड़ेगा, धमतरी पड़ेगा, तो वो सब आजू बाजू जिले में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक जिला याद कराया हूँ, और जब आपको मैप याद आ जाएगा तो आसपास के क्षेत्र भी आप रिलेट कर पाओगे। अब आता है भुंजिया। तो भुंजिया को ना भूंजने से रिलेट कर लिया। कुछ भी चीज़ खाने पीने का आइटम रहता है उसको भूंजते हो नहीं, जैसे सूजी भूंजे, प्याज भूंजे, आलू भूंजे, तो सब लाल होते तक भूंजते हो। तो लाल होते भूंजना, जैसे कोई सूजी भूंज रहे हो तो भैया लाल होते तक भूंजना, और क्या प्याज भूंज रहे हो तो लाल होते तक भूंजना, ऐसे बोलते नहीं। तो भूंजोगे तो कोई चीज़ क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा सफ़ेद से। तो सफ़ेद से लाल होगा। सफ़ेद कहने का मतलब है गोरा, तो गोरा से ये भी कहाँ रहते हैं? गरियाबंद। ये भी कहाँ रहते हैं? गरियाबंद। और लाल कहने से तात्पर्य है लाल बंगला, लाल बंगला, ठीक है। ये लाल बंगला क्या है? हर किसी का अपना किचन होता है नहीं, घर में आप किचन बना रहे हो, अलग अलग खोली बना रहे हो, ठीक है। तो इनका जो खाने वाला खोली है, रंधनी खोली है, रंधनी खोली, रंधनी खोली भी बोलते हैं, वो क्या नाम से जाना था? लाल बंगला। तो पूछा था कि किसका रसोई घर, रसोई घर मतलब खाने पीने वाला, किसका रसोई घर लाल बंगला के नाम से जाना जाता है? पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है। तो क्या है? लाल बंगला किसका है? भूंजिया का। ऐसे याद कर लिया, भूंजने से लाल हो जाता है। लेकिन अगर और डीप में जाओ, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। भुंजिया भी 2 प्रकार की है, एक चौखुटिया है, एक चुंदी भुंजिया है। चुंदी नहीं, क्या था ना, चिंदा भुंजिया, चुंदी हुआ है, चिंदा भुंजिया, चुंदी हो गया, चिंदा भुंजिया। जैसे आलू भुजिया होता है नहीं, वैसे चुंदी चिंदा भुजिया। तो भुंजिया भी 2 प्रकार का, चौखुटिया और चिंदा भुंजिया। तो जो चौकुटिया भुजिया है ना, वो अपने आप को थोड़ा बड़ा मानते हैं, जाति में भी और अलग अलग फिर नहीं कर लेते, तो ऊंची मैं नीची ऐसा, तो ऊंचा नीचा कर लेते। तो ये चौखुटिया वाले चिंदा भुंजिया से अपने आप को ऊपर मानते हैं। एक्चुअली जो लाल बंगला जिस भुंजिया का रसोई घर है ना, वो चौखुटिया वाले का है। किसका? चौखुटिया वाले का। लेकिन एग्जाम में से वर्गीकृत करके नहीं दे रहा था, अलग अलग नहीं बताता, वो सिर्फ पूछता है भुंजिया, उराव, गोंड, बैगा किसका है बताओ, तो आपको भुंजिया ही लेना है। लेकिन अगर डीप में पूछ दे कि भुंजिया में भी है कौन से भुंजिया, तो क्या लिखना है? चौकोटिया। तो इनकी उपजाति कौन कौन सी? चौकोटिया और चुंदिया भुंजिया। जैसे वो कमार का क्या था? बुधरजिया और मकड़िया था ना, बस इसका चौकोटिया और चिंदा भुंजिया। भुंजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज तपते लोहे से दाग आकर करते हैं। भूंजना मतलब उसको जला रहे हो, तो वैसे ही पूछा था कि कौन से जनजाति के लोग किसी भी बीमारी का, किसी भी रोग का इलाज तपते लोहे से करते हैं, तो भुंजिया। तो भैया वो भी भूंज दोगे तो लाल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो भुंजिया तपते लोहे से इलाज कर देते हैं। पुराने ज़माने या कई ठोक ऐसे मूवी देखे होंगे जिसमें तलवारबाजी कर रहे हैं और चोट लग जाता है, तो वो जहर ना फैले करके ऐसे
लोहा जला देते नहीं। बाजीराव मस्तानी वाला मूवी था जिसमें मस्तानी बाजीराव के पास आती है, बुंदेलखंड खतरे में है, हम आपकी मदद चाहते हैं। तो बोलते हैं मुमकिन नहीं होगा भाई, आप चले जाइए। बाई मतलब मराठी में बाई मतलब औरतों को इज्जत देने के लिए बाई वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ वो दाई ऐसे बोलते नहीं, ये वो ए दाई, वैसे ही वो बाई। तो जब जाती है तो घायल हो जाती है, ठीक है, तो वो ऐसे चाकू निकालता है, उसको गर्म करके उसको ततेर देता है। ततेरना मीन्स जलाना, ठीक है। तो बस वैसे ही इधर आपका कुछ बीमारी हुआ, आपको चोट लगा, तपते ऐसे, चेहरे पे पिंपल फोड़ा फुंसी हुआ, तपते से, खांसी वासी हुआ, और भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, तपता लोहा घुसा दे, ठीक। तो किस किस बीमारी का इलाज है पता नहीं भाई, लेकिन तपते लोहे का इलाज किससे कर देते हैं? लोहे से दाग कर देते हैं, कहानी खत्म। ना रहेगा बांस, ना रहे बांसुरी, ठीक है। तो और किसी घुटने बैठने में तो तकलीफ नहीं है, नहीं तो तपते लोहे से दाग कर इलाज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भुंजे जनजाति के लोग रोग का इलाज तपते लोहे से दाग कर करते हैं, ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक है। यह जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। दो जनजाति बताए थे नहीं, भुंजिया और पंडोब, जिसको राज्य सरकार ने बोला कि भैया पिछड़ी में जनजाति में आप इसको भूल गए शामिल करना, और बोले तुम्हारे यहाँ पिछड़ी होंगे बाकी जगह की नहीं है, तो उन्हीं लोग तुम ही शामिल कर लो। तो छत्तीसगढ़ सरकार ही शामिल कर लिया। और कब शामिल किया पूछा जाना तो 2002-3 में, ठीक है, ये बात को याद रखना, 2002-3 में शामिल किया। अब ये क्या लिखा हुआ है देखो चौकुटिया भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। वैसे आप नॉर्मली पॉइंट लेना भुंजिया, लेकिन इसके अंतर्गत और वर्गीकरण देखा मैंने तो चौकुटिया भुंजिया के जनजाति इनके रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। तथा वही से रंधनी घर या रंधनी कुरिया या रंधनी खोली भी बोलते हैं। तो भैया रंधनी खोली जो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ वर्ड है, जैसे बोलते हैं ना का साग रांधे हस, आस पड़ोस का ले तोर घर का साग रांधे हस, वो तो बताया भाजी वो आलू साग, तो ऐसे एक्सचेंज हो जाता है। तो रांधना मतलब होता है बनाना, पकाना, पकाना को क्या बोलते हैं? रांधना। और कुरिया मतलब होता है कमरा, खोली मतलब होता है वो भी कमरा, ठीक है। घर मतलब भी घर कुरिया हो गया। तो ये रंधनी घर या रंधनी कुरिया या रंधनी खोली किसको बोलते हैं? लाल बंगला को। और ये लाल बंगला की विशेषता क्या है? इन लोग अपने घर से अलग एक और बंगला बनाते हैं, मतलब बंगला कहने का तात्पर्य एकदम महल वाला नहीं है, ये छोटा सा रूम टाइप का रहता है, खोली टाइप का। वो लाल कलर का पेंटिंग दिखेगा आपको, ठीक। अब इसमें देखता हूँ अगर मिल जाए फोटो तो, लेकिन गूगल में सर्च करो दूसरा और दिखा दूसरा देता है। कौन सी जाति पढ़ रहे हैं? देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये आ गया है देखो, ये हमारी दाई, ठीक है। तो मान लो कौन सी जनजाति की होगी। इसके पीछे घर दिख रहा है, ये बोलेगा सर लाल नहीं दिख रहा है, मिलता जुलता है लाल वाला संतरा, ठीक है। ये क्या दिख गया? लाल बंगला। अब इसकी एक और ख़ास बात है, ये लाल बंगला बनाया नहीं, यहाँ सब खाने पीने का आइटम हो गए, देखो खाना पक रहा है, ठीक। अब इसको कोई दूसरे गोत्र का या दूसरे जाति का बाहरी व्यक्ति कोई आके टच भी कर दे तो तोड़ देते हैं, आदमी को भी और इस बंगले को भी, ठीक है। बंगले को तोड़ देते हैं, ये लाल बंगला को तोड़ के फिर से नया बना देते हैं, ठीक। तो इस बात को रखना, कौन सी जनजाति ऐसा करती है? तो भूंजिया जनजाति। और ज़्यादा ही आप परेशान किए तो फिर वही तपते लोहे से इलाज कर देंगे, फिर आप उठने बैठने के लायक नहीं रहोगे। तो ये चौकोटिया भुंजिया रसोई घर को क्या बोलते हैं? लाल बंगला कहते हैं। उसे रंदी घर और रंदी कुरिया रंदी खोली भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। भूलवश यदि कोई दूसरा गोत्र का व्यक्ति इस लाल बंगले को स्पर्श कर देता है, छू देता है, टच कर देता है, तो तोड़ देते हैं फिर नया बनाते हैं। इनके युवा गृह को घसरवासा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घसरवासा। भुंजिया को आगना भुइयाँ, भुइयाँ से आगना घर, भुइयाँ मतलब जमीन, मोर छैया भुइयाँ ऐसे बोलते हैं, नहीं सुने? मोर छैया भुइयाँ मूवी आया था, तो घर जमीन को क्या बोल गए? भुइयाँ। तो भुइयाँ से भुंजिया याद कर लेना, और घर से घसरवासा। लेकिन आगे चल के ना इसको किताब में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब क्या चेंज किया उसको मैं बताऊंगा आगे, तो आप अलग पढ़े होगे तो अभी वाद विवाद मत करना, ठीक। नहीं तो उसी के रिप्लाई करते करते अब 3000 बच्चे जुड़े हैं ना, कहीं पे कोई गलती हो जाती है, एक गलती से मैं कुछ बोल डाला, 3000 में से 300 का मैसेज आ जाएगा, वही रिप्लाई करते रहो बैठे बैठे, ये टेंशन है। और नहीं बताओ तो सर आप पर्सनल गाइडेंस बोले थे लेकिन रिप्लाई नहीं करते, तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल भुइयाँ और घर करके याद करना, घसरवासा। सर युवा गृह क्या होता है बताया था अभी, हॉस्टल जैसा,
जहाँ रहते हैं वहीं खाओ पियो और अपना रीति रिवाज सीखो, परंपरा सीखो, पार्टनर चुनो। ठीक। घोटुल के बारे में सुने हो क्या? घोटुल फेमस है। इसको पढ़ने से पहले अगर सुने होगे तो अच्छी बात है। घोटुल, विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है। अभी जो खाना बनाने वाली महिला थी नहीं, तो सफ़ेद साड़ी पहने थे। तो आमतौर पे विधवा महिला सफ़ेद साड़ी पहनती है। इधर कौन पहनता है? शादीशुदा महिला, विवाहित महिला। तो सफ़ेद साड़ी दिखा नहीं, तो सफ़ेद साड़ी कौन पहनता है? विधवा महिला। क्लियर? याद रहेगा। कहाँ रहते हैं इन लोग? गरियाबंद में। ठीक है। अब पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर कोई ध्यान दे रहा है, कोई मोबाइल में, तो प्रेम पूर्वक यहाँ ध्यान दो, मैं पूछूंगा उठा के। ठीक है। भूलवश यदि ये वाला हो गया, विवाह हो गया, ये हो गया। इनके लिए कछुआ विशेष पूजनीय है। देखो कई लोग थोड़ा सा किसी जानवर, पक्षी, पशु से बचते हैं। जैसे घोड़ा छूना निषेध अभी कमार में देखे, कई लोग पूजते हैं। ठीक है। जैसे इसमें कछुआ को पूजा जाता है। कछुआ विशेष पूजनीय है। कौन सी जनजाति के लिए? भूंजा जनजाति के लिए। उसको भूंज भांज के नहीं खाते। ठीक है, कछुआ को। क्लियर? कई से जनजाति में ऐसे मान्यता थी, ऐसी माना जाता था। जैसे हमारे यहाँ बोला था ना कि शेष नाग उसको अपने फन में धरती को उठाया हुआ है, वैसे एक स्टोरी भी कि जो कछुआ है वो धरती को उठाया हुआ है, ऐसे मानते हैं। इसलिए कछुआ की पूजा की जाती है किसी किसी जनजाति में। तो भुंजिया में भी कछुआ क्या है? विशेष पूजनीय। विवाह पूर्व हर लड़की का कांड विवाह कहा जाता है, जिसे कांडा बरा कहते हैं। ठीक है। ये कांड विवाह या कांड विवाह भी बोलाता है, या बाण विवाह। कांड, काड़, या फिर बाण विवाह, या इसी को ही तीर विवाह। तीर विवाह एक और, चलो खैर आगे आएगा, भिजवा जाती है उसमें बता दूंगा। कांड विवाह, कांड विवाह, बाण विवाह, तीर विवाह। हमारे यहाँ भी मांगलिक होना, अमांगलिक होना, ऐसा कुछ सुने हो? तो मांगलिक रहते हैं जो लड़कियां या लड़के, तो उसका शादी पहले केला पत्ते से कराते हैं कि नहीं कराते? कराया हो कभी? लड़कियां कराती ना अभी जो कराए हैं। ठीक है। आपका हुआ वैसी? नहीं। तो जिनका हुआ है तो मालूम है, नहीं हुआ तो भी मालूम रहेगा। जैसे केले पत्ते से शादी कराते हैं, ऐसा कुछ होगा सिस्टम कि भैया डायरेक्ट पति से शादी कर लिए तो वो समाप्त, फिर आपको सफ़ेद साड़ी पहनना पड़ेगा। इसलिए पहला शादी किससे कराते हैं? केले के पत्ते से। ठीक है। उसके बाद उससे शादी कराते हैं मांगलिक को तोड़ने के लिए, ऐसा कुछ रहता है सिस्टम, है ना। अब वैसे ही सिस्टम इसमें भी है। तो ये जो जितने भी लड़कियां रहती हैं ना, जो बच्चियां रहती हैं, उनका क्या विवाह कराया था? कांड विवाह, बाण विवाह या तीर विवाह। लेकिन ये विवाह जो है लड़कियों को मैच्योर होने से पहले, आमतौर पर 10, 11, 12, 13 साल जब भी मैच्योर हो रही हो, उससे पहले वो विवाह कराया जाना जरूरी होता है। अगर ये विवाह नहीं हुआ और वो फिर मैच्योर हो गई 10, 12, 13 साल जो भी है, तो उनका नॉर्मल विवाह नहीं होगा। तो फिर कैसे विवाह होगा? चूड़ी विवाह होगा। अभी चूड़ी विवाह मतलब चूड़ी पहनाना याद है? विधवा विवाह, चूड़ी टूट जाता नहीं, फिर वापस चूड़ी टूटवाए पहनाए। तो जब विधवा जाता चूड़ी तोड़ते नहीं, फिर वापस पहना दिए, मतलब विधवा के साथ आप शादी कर रहे हो, विधवा को अपनी बीवी बना रहे हो। तो अगर लड़की मैच्योर हो गई और ये विवाह नहीं कराया गया है, तो फिर कौन सा विवाह कराया जाता है उसका? फिर चूड़ी विवाह। चूड़ी विवाह, चूड़ी विवाह कहने का तात्पर्य है विधवा विवाह। मतलब जो आदमी शादी करेगा ना, उसकी पहली पत्नी या तो उसको छोड़ चुकी होगी, परित्यक्ता वाला कुछ बोलते हैं, या मर गई होगी। ठीक है। तो उस केस में ऐसा शादी होता है। ठीक है। तो कांड विवाह, बाण विवाह या तीर विवाह बोला जाता है, जिसका अन्य नाम क्या है? कांडा बरा। कांड विवाह से आगे ना कांडा बरा। इनके परंपरागत पंचायत के प्रमुख को दुधोरिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? दुधोरिन भुंजिया को। ठीक है। फिर डुमा पितर, ये एक प्रकार का त्यौहार है। अगन माह में चौर धोनी या रोटी खाने का त्यौहार मनाते हैं। इस दौरान अपने पूजा को अर्पित करते हैं। यही कार्यक्रम क्या है? डुमा पितर। आप लोग भी जैसे पितर पक्ष में मनाते नहीं, जो पुराने खत्म हो गए हैं, जो हमारे बुजुर्ग खत्म हो गए, तो उनको याद करते हैं। ऐसा बोला था कि उनको आत्माएं यहाँ आसपास आती हैं, भटकती हैं, और जो खाना पीतर अर्पण किए रहते हैं उसको खाते हैं, तर्पण किए रहते हैं उसको। बस वैसे टाइप का इधर पीतर जो मनाते हैं उसको क्या पीतर नाम से है? टूमा पीतर। कौन से महीना में? अगहन माह में। और उसको क्या बोलते हैं? चौर धोनी। चौर धोनी वो चावल को, चावल मतलब चौर, 2 रुपया किलो चाउर ऐसे बोलते नहीं, तो चावल मतलब चौर। तो चौर को धोते हैं और रोटी खानी है। अब रोटी की नहीं धोते, चावल को धो के पका खाते हैं, रोटी को ऐसी। ठीक है। रोटी खाने का त्यौहार मनाते हैं और इस दौरान अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं। और वही कार्यक्रम क्या है? डुमा पीतर। ठीक है। क्या? डुमा पीतर। याद रहेगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। इसको फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। भुंजे जाती, लाल होते तक भुंजना, सफ़ेद से लाल, तो सफ़ेद वाला गरियाबंद। एक गरियाबंद याद रहेगा, गरियाबंद में इनका निवास स्थान है। एक विकास अभिकरण भी है, एक अलग से चार्ट बना के उसको याद करवा देंगे। अभी फिलहाल गरियाबंद में इनका निवास स्थान है, वो याद करना। उपजाति कौन है? चौकुटी और चिंदा भुंजी। इसमें चौकुटी अपने आप को थोड़ा ऊंचा मानती है, चिंदा भुंजिया थोड़ा, इन लोग ऐसा बोला था, लो कैटेगरी के। ठीक है। भुंज जाति के लोग रोग का इलाज तपते लोहे से कर देते हैं, तो भूंज देते हैं, ऐसे याद रह जाएगा। और किसको नहीं भूंजते? कछुआ को। कहने का तात्पर्य है क्या कि कछुआ उनके लिए विशेष पूजनीय है।
यह जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, एक भुंजिया और दूसरा चौकुटिया। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है तथा इसे रंधरी घर या रंधरी कुरिया भी बोलते हैं। भुंजिया जनजाति आंसर लेना, लेकिन अगर और डीप में पूछा जाए कौन, चौकुटिया। ठीक है, याद रहेगा। तप्ते लोहे से दाग कर इलाज कौन करता है, भुंजिया। इससे मेरे को एक कहानी याद आ गया, कहानी सुन लो और इस कहानी का समापन करेंगे। इससे अकबर बिरबर की कहानी फेमस है नहीं, वैसे तेनालीराम और कृष्णदेवराय की कहानी फेमस है। तो एक बार तेनालीराम को इन लोग क्या बना लेते हैं, अपना राजपुरोहित बना लेते हैं। ठीक है, वहीं दरबार में रहेगा पंडित। तो जितने भी ब्राह्मण थे ये कृष्णदेवराय को जानते थे कि भैया ये ब्राह्मणों को बहुत दान देता है। ठीक है, जो बोले वो दान दे देता है। इसका कुछ ब्राह्मण क्या फ़ायदा उठाने लग गए। ठीक, तो ये चीज़ तेनालीराम को अच्छा नहीं लगा। अब उनको लूटने का तरीका क्या रहता था, वो बोलते थे कि भैया आपकी मम्मी हमारे सपने में आई थी और बोली कि हमको ज़रूरत है थोड़े सोने चांदी की, अच्छे अच्छे पकवान की, बहुत दिन हो गए ऊपर में पकवान नहीं मिला स्वादिष्ट वाला। तो क्या करो, अगर ब्राह्मणों को खिलाओगे तो सीधा वहाँ तक आपकी माता जी तक क्या पहुँच जाएगा, का जितना सोना चांदी हमको पहुँचाओगे वो उधर धन संपत्ति पहुँच जाएगा। तो बोला भैया मानता था, पाठ पूजा करता था, ब्राह्मणों को मानता था, जैसा बोले वैसे पाठ पूजा करा दिया। ये बात मालूम चला तेनालीराम को, उसका मूड हुआ ख़राब। बोले भैया ऐसे तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसे थोड़ी ना पहुँच जाएगा। तो उसको समझाया तेना, नहीं 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 पहुँचता है, तुमको मालूम नहीं है, हम जानते हैं पहुँचता है। तो बोला मैं भी ब्राह्मण हूँ। नहीं नहीं तुम अभी नहीं पढ़े हो, छोटे हो। ठीक है, फिर तेनालीराम सोचा कि भैया इनको मज़ा चखाया जाए, तो वो भी उनको इनवाइट किया। बोले भैया 56 भोग तुम लोगों को खिलाऊंगा। मेरी मम्मी भी सपने में आई थी और वो भी बोली कुछ कुछ चीज़ का डिमांड की है, तो वो डिमांड मुझको उन तक पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचोगे, आपने तो रास्ता बताया था। तो वैसे ही तुम लोग खुशी खुशी 56 भोग खाने के लिए पहुंचते हैं, किसके घर, तेनालीराम के घर। ठीक है, तो जैसे ही जब बैठने वाले रहते हैं, बत्ती गुल करता है, दिया बुझाता है और तपता हुआ लोहा लोहा नीचे रख देता है, तपते हुए लोहे से इलाज कर देता है। फिर पूछते हैं, ये सब शिकायत लेके कहाँ जाते हैं, राजा के पास, कि भैया खाना खिलाने बुलाया था और तपते लोहे से इलाज कर दिया, जबकि ये भुंजिया जनजाति का है भी नहीं। तो फिर गुस्सा होता है कौन, कृष्णदेवराय। तो बुलाता है किसको, तेनालीराम को। बोला कि भैया ये क्या अनर्थ किए तुम। तो बोले कि मेरी मम्मी ने सपने में आके मुझसे कहा कि भैया तो खाना पीना खिलाओ, बहुत दिन से हो गए मैं भी नहीं खाई हूँ, और मेरे को थोड़ा बैठने में तकलीफ होता है, फोड़ा फुंसी कस्टडी हो गया, एक बार आप उसको तपते लोहे से इलाज कर दो, मेरा परमानेंट इलाज। तो भैया खाना पीना इनको देने से पहुँच रहा है, तो दवाई भी देने से पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो कृष्णदेवराय को समझ आ गया। ठीक, तो इस कहानी से क्या सीखे, कुछ नहीं सीखे। ठीक है, बस मेरे को याद आया तो मैं बता दिया। इसके आगे का जो कंटेंट है वो कल देख लेंगे, इतना आप याद करके आइएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ की जनजाति देख रहे थे। आगे बढ़ने से पहले पुराना रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि उम्मीद है आप तो करके आए नहीं होंगे। तो ये काम भी मेरी है, जिम्मेदारी भी मेरी है। कैसे करके आए भैया, जांजगीर चांपा वाले नहीं आए, पीछे दयाराम जी। ठीक है, बताओ कैसे दया दिखाया जाए आप पर। चलो, उराव जनजाति। हर जनजाति का याद करने का अपना एक तरीका ईजाद किया था मैंने, वही तरीका आपको बताया था, और उसी तरीके से सब चीज़ याद करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ याद ही करने लायक है, समझने लायक कुछ नहीं है। अगर कोसमा पेय पदार्थ किसका पूछा है तो सिर्फ याद ही करना ना कि उराव जनजाति का है, वो कभी पूछेगा नहीं कि इसको कैसे बनाया था, इसकी रेसिपी क्या है। हालांकि रेसिपी दिया हुआ है, एक आध बार चर्चा करेंगे ताकि कॉस्ट सेविंग हो सके, पैसा बचाया जा सके। ठीक है, तो हर किसी का तरीका है याद करने का अपना अलग अलग, उसको बताया। उराव जनजाति वो बचपन के प्यार से लेट करके बताए थे। ठीक है, कहाँ बिठा के रखते थे उसको, सर पे, तो बिठाने से निवास उनका कहाँ था, सर से सरगुजा, और सरगुजा से सर से ही सरहुल भी याद किए थे, सर से ही सरना देवी भी याद किए थे। मेरे शरण में रहती थी सरना देवी, उनकी देवी देवता हो गई, और एक धर्मेश भी था। सरगुजा उनका निवास स्थान हो गया। ठीक है, अब यहीं से उसको याद रखना, सरगुजा ऊपर का ना बहुत सारा स्थान में ये रहते हैं, सरगुजा और जशपुर। तो जशपुर जिले को याद करना। जशपुर जिले के अंतर्गत जितने भी पॉइंट है ना, मैंने वही उराव जनजाति से लेट करके याद किया, क्योंकि उसका जो गांव था, प्रॉपर गांव वो जशपुर था। तो जशपुर को एक जो डिस्क्लेमर दिया था उसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, सरगुजा और जशपुर। इस क्लास को इसीलिए लाइव नहीं लेता मैं, नीचे लाइव चलते रहता है। ठीक, तो जशपुर और
सरगुजा इनका निवासी स्थान है। एक अपवाद स्वरूप अगर देखा जाए राजनांदगांव, सर पे राज करती थी, सर राज से राजनांदगांव याद करना। इसको मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा लोकेशन हो गया जो बाकी क्षेत्र से अलग है। राजनांदगांव तो पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है नहीं, और ये ऊपर क्षेत्र में सरगुजा जसपुर। इसको धमकाता था, धमकाने से धुमकोइया याद किए थे। ठीक है, आयु वर्ग के आधार पर अलग अलग नामकरण थे। धांगर हो गया, मजदूरिया जुरवार हो गया, पुनः जुरवार हो गया। इनके प्रमुख देवता कौन? सरना देवी जो साल वृक्ष में निवास करते हैं, धर्मेश या पीतर देव जो विपत्ति से उनकी रक्षा करते बोले। प्रमुख नृत्य क्या था? सरहुल और कर्मा। तो अच्छे अच्छे कर्म किए थे से कर्मा नृत्य। और लड़ाई झगड़ा हो जाता था, धमकाता था, ये सब बात था, तो खट्टी हो जाते थे, खट्टी से खट्टी त्योहार, खिट्टी मिट्टी खट्टी याद किए थे। ठीक है, और क्या याद किए थे? फॉग, तो वो डीओ लगाती थी, कौन सा? फॉग, तो फॉग से फॉग त्योहार याद कर लिए। ठीक, कुड़कुड़ाती थी, लड़ाई झगड़ा हो जाता तो कुड़कुड़ाने से कुड़ुक, तो जो कुड़ुक है उनकी बोली है। ठीक, वो भी साउथ इंडियन टाइप का बोली लगता है, तेलुगु टाइप का। ठीक है, कुड़ुक, तो कुड़ुक से ही, कुड़कुड़ाने से ही कड़क डंडी भी याद करें। कड़क डंडी क्या था? तो उनका गाथा महाकाव्य था। वो क्या चीज़ है तो उनके बारे में डिटेल में बताया गया उसमें, गाथा महाकाव्य में। यह जनजाति टुंटा पर्व, तुसर्गो पर्व और सोहराई पर्व भी मनाती है। टुंटा पर्व जब खाली पीली रहते हैं तो टुंटा पर्व मनाते हैं। तुसर्गो पर्व जो है वो खेती किसानी संबंधित है, फसल कटने के बाद। और सोहराई पर्व जो है वो जानवरों से रिलेटेड है। पारंपरिक पोशाक करया। ठीक है, तो करया, करिया से याद के थे वो चट्टगोरी में सांवला। ठीक है, करिया मत बोला करो, तकलीफ होता है, करया। ठीक, अभी फेयर एंड लवली लगा लगा के इम्प्रूवमेंट हो गया है। फेयर एंड लवली लगा लगा के और ये 3 लाइट लगा के। विकास को बोला भैया भले कितना भी रुपए लगे, भले 10,000 लगे लाइटिंग में, लेकिन मेरा चेहरा गोरा आना चाहिए। ठीक, त्यौहार कर्मा, कर्मा त्यौहार है, पर्व है, सब है, डांस भी है। गाथा महाकाव्य कड़क डंडी बताए। एक छाई भीतर, एक छाई भीतर क्या है? आत्मा को पूर्वजों या परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया है, क्रिया है, छाई भीतर। ठीक है, तो कैसा प्रोसेस, कैसे मिलाया जाता नहीं मालूम, लेकिन ये आत्मा को पूर्वजों या परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया कौन सी? छाई भीतर। कमार जनजाति, कमार जनजाति को गोरा 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 कमर से याद किए थे, कमार कमर, गोरा गोरा से गरियाबंद। प्रमुख कार्य क्या है? बांस शिल्प, बांस से जो भी प्रोडक्ट है वो बनाना। तो एक टीचर के बारे में बताया था जो सोंटती थी। ठीक है, बांसी बांस से कहाँ पे? कमर में, कमर और कुरहा। ठीक है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। पंचायत प्रधान इनका क्या कहलाता है? कुरहा कहलाता है। ठीक है, कुरहा। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति अगर पूछा है कौन है तो कमार। तो टैटू कहाँ पे कराओगे? शरीर के किसी अंग में ही कराओगे, तो एक अंग हो गया कमर, तो कमर से कमार याद कर सकते हो। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, गोदने नहीं बोला और गोदना प्रिय नहीं बोला। घोड़ा छूना निषेध है। ठीक है, किसमें? कमार जनजाति में। तो किसी की भी कमर छूना निषेध है, घोड़ा छूना निषेध है, ऐसे लेट करके याद कर लिया। कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु होने जाने पर घर का त्याग कर देते हैं। तो केवल एक जनजाति नहीं है, जैसे कल ही कमार बताया, आप उस दिन पूछे कि भुंजिया भी बोले और तो एक, हाँ, कोरवा जनजाति। तो कोरवा एक प्रोसेस एक से ज़्यादा जनजाति लोग फॉलो कर सकते ना। जैसे कोई डांस है, जरूरी थोड़ी मुड़िया ही करे, माड़िया भी कर लेती कुछ डांस को, है कि नहीं? कोई पेय पदार्थ है, एक जन पी रहा है, दूसरा भी पी लेता है, तो जिसमें जिसमें है उसको याद कर लेना। फिलहाल कमार जनजाति के लोग घर में मृत्यु हो जाने पर घर को त्याग कर देते हैं ताकि वो दिखे ना। ठीक है, उपस्थिति उसकी ना हो। क्लियर? कमार जनजाति के 2 उपवर्ग हैं, बुधरजिया और मकड़िया। तो किस आधार पे बांटा गया है उसके उपवर्ग को? बंदर मांस के खाने और नहीं खाने से। जो बंदर मांस खाते हैं बुधरजिया है, और जो बंदर मांस खाते हैं वो मकड़िया, और जो नहीं खाते वो बुधरजिया है। तो ब नहीं खाते ऐसे याद करते, ब मतलब बुधरजिया है, ब नहीं खाते मतलब बंदर का मांस नहीं खाते। जैसे हमारे में भी अब कबीरा हो गए बोलते हैं, कबीरा हो गया मतलब वो मांस मछली का त्याग कर दिया और मद्यपान जो है निषेध कर दिए। ठीक है, लेकिन कई लोग नाम के बस रहते हैं। देख रहे भैया कोई ब्राह्मण वर्ग का है लेकिन तंगड़ी खींच रहे। ठीक है, कबीरा है बोल रहे हैं लेकिन पी रहे हैं। भाई इस दिन चलता है, मंगलवार को छोड़ के बाकी सब दिन चलता है। तो ये एक आधार हो गया बांटने। जैसे नॉन वेज, वेज खाने पे हम लोग बांट लिए, नहीं भाई मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता कुछ, और कोई खा रहा है तो वेजिटेरियन, उल्टा बोल दिया, चलो ठीक। यह गोड़ों की ही उपजाती है। भुंजिया जाती, भुंजिया को कैसे याद किया? भुंजिया भांजिया से लेट कर याद कर लिए। अब किसी भी चीज़ को भूंजते हैं, कोई सब्जी बनाया होगा तो, या कोई पका रहे कुछ चीज़ को, तो सफ़ेद से लाल होते तक भूंजा जाता है। प्याज है थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, उसको लाल होते तक भूंजते हो। ठीक है, क्लियर? तो वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद मतलब गरियाबंद, गोरा गरियाबंद। ठीक है, और ये भुंजिया। तो गोरा से लाल होते तक भूंजा। तो लाल बंगला एक देखे थे, और लाल बंगला क्या है पूछा जाए तो एक रसोई घर है, किचन है समझ लो। हम लोग छत्तीसगढ़िया में किचन को क्या बोलते हैं? रंधिया खोली। ठीक है, रांधना
का साग रांधे, ऐसे ऐसे पूछते नहीं, का साग रांधे। कॉल आता है, अगर मम्मी पापा इन लोगों का बात करते देखो, मम्मी को खास करके, मम्मी की बात करते हैं, मौसी का, बड़ी माँ का कॉल आया, तो सबसे पहला का साग रांधे वो, ठीक है, यही सवाल होता है। ठीक, इसलिए मैं ज़्यादा रिलेटिव से बात भी नहीं करता, बात होता है का साग खाए, वहीं से सवाल हो रहा है, फिर वो साग दाल भात उसी में ही सीमित रह जाता है, तो कोई प्रोडक्टिव बात होता नहीं है। तो का साग रांधेस, रांधेस का मतलब होता है रांधना, मतलब पकाना। तो जहाँ पे पका रहे वो रंदिया खोली, ठीक है, खोली मतलब रूम होता है, या रंदिया कुरिया, या रंदिया घर, तो तीनों उसको बोला जाता है। तो ये रंधिया घर, रंधिया खोली, लाल बंगला को ही बोलते हैं लाल बंगला। लेकिन लाल बंगला अगर एक जनजाति पूछे तो भुंजिया जनजाति, क्योंकि कोई भी चीज़ भूंज रहे हो तो लाल होते तक भूंज रहे, ऐसे मैंने लेट करके याद कराया था। लेकिन भुंजिया में भी दो प्रकार की भुंजिया है, कौन कौन से, एक चौखुटिया और एक चिंदा भुंजिया, एक चौखुटिया और एक चिंदा भुंजिया। तो जो लाल बंगला एक्चुअल में जिसका बंगला है, लाल बंगला, वो किसका है, चौखुटिया का है, ठीक है, क्लियर। अगर उतने डिप में अगर पूछे तब की बात बता रहा हूँ। यह जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में क्या बताया था कि जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जनजातियों में भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली में भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं ना, कोई लोअर क्लास है, कोई अपर क्लास है, कोई मिडिल वाला मिडिल क्लास है, तो वैसे ही जनजातियों में भी वैसे तो पिछड़ी मानी जाती है, लेकिन और भी कोई जो पिछड़ी होगी, या जिनकी जनसंख्या एकदम कम है, लुप्त होने के कगार पे है, या शिक्षित नहीं है, साक्षरता दर उसमें बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, या फिर एक और आधार होता है, टोटल 4 आधार पर भारत सरकार तय करती है कि ये जनजाति पिछड़ी जनजाति मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। पहला क्या बताया, एक साक्षरता के आधार पर, मतलब शिक्षित अगर नहीं होगी तो कर सकते हैं। दूसरा आधार क्या, उनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक। तीसरा क्या, एकदम पिछड़े जगह में रहती है, जंगल एकदम घने घोर जंगल, कोर एरिया बोला, वहां पे रह रही है तो। और चौथा है कि पुरानी कृषि पद्धति उन लोग अपनाते होंगे, तो नया आधुनिकरण उनमें नहीं आया है। पुरानी कृषि पद्धति मतलब क्या, जैसे पेद्दा कृषि बताया था, पेद्दा व्यवहार, ये सब देखे थे कि पहाड़ पे पुराने झाड़ को काट वाट के उसी में जला के वहीं खेती कर ली, तो पुराना पैटर्न आ रहा है। अभी उनके पास ट्रैक्टर नहीं आया है, ठीक है, अभी उनके पास खाद नहीं आया, बीज नहीं आया, पुरानी पद्धति। ये तो 4 आधार है। इस 4 आधार के आधार पर भारत सरकार किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर सकती है। तो भारत सरकार ने टोटल 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। वो कौन कौन सी अभी फिलहाल बता रहा हूँ, बाद में याद करा दूंगा, लिखा दूंगा, बाद में आगे चल के मिलेगा। अबूझ माड़िया था, बैगा था, बिरहोर है, और पहाड़ी कोरवा है, और कौन सा छूट गया, कमार है। ये 5 जनजाति है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने देखा कि भैया इनको जो विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है तो कुछ लाभ मिलता है उनके लिए, कुछ फंड आता होगा। तो 2 ऐसी और जनजाति छत्तीसगढ़ सरकार ने बताई कि भैया इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, ये भी पिछड़ी जनजाति हैं, लेकिन नहीं किए। तो 2002-3 में 2 जनजाति को, भुंजिया और पंडोब, इनको खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछड़ी जनजाति घोषित कर दिया, भुंजिया और पंडोब, उसी में ये भुंजिया शामिल है, क्लियर। ये रंधिया कुरिया तो बता दिया। बुलवस, यदि कोई दूसरा गोत्र का व्यक्ति इनके लाल बंगले को स्पर्श कर देता है तो उसको तोड़ दे। इवन खुद की जो लड़की रहती है, अगर वो शादी करके चले गई तो फिर ये मनाते हैं भैया अब ये दूसरे घर की नहीं, पराई हो गई, अब बेटी पराई हो गई, तो पराई हो गई तो अब भैया लाल बंगला उसको नहीं छूना, तो भी तोड़ देते हैं, ठीक है, क्लियर। युवा ग्रीन का घसरवासा, मैंने बताया आगे चल के वाद विवाद होगा, कोई बच्चा पॉइंट पढ़ेगा तो पूछेगा नहीं नहीं सर इस। तो फिलहाल ऐसे भुइयाँ, भुइयाँ मतलब घर, घर मतलब घसरवासा, ऐसे याद कर सकते हो। भुइयाँ से भुंजिया याद रहेगा, घर से घसरवासा याद रहेगा। इनका जो युवा गृह है वो क्या कहलाता है, घसरवासा कहलाता है। इनमें जो विवाहित महिला है सफ़ेद साड़ी पहनती है, भुंजिया भुंजना, सफ़ेद से गोरा, गोरा सफ़ेद, इसे रिलेट कर सकते हो। शादीशुदा महिलाएं क्या पहनती हैं, सफ़ेद साड़ी। विधवा वाली महिलाएं नहीं, ठीक है, विधवा महिलाएं आमतौर पे यहाँ सफ़ेद साड़ी पहनती, इसमें शादीशुदा हैं वही पहनती। इनके लिए कछुआ विशेष पूजनीय है, कछुआ विशेष पूजनीय है। बहुत सारी जनजाति कछुआ को पूजती है, उसमें अभी फिलहाल इसको याद कर रहे हैं। और पूजने का कारण यह है कि माना जाता था कि भैया कछुआ अपने जो ऊपर का जो शैल होता है, कवच होता है, उस कवच में धरती को उठा के रखा है, ऐसा माना जाता था, बोला जाता था। विवाह पूर्व हर लड़की का कांड विवाह कराया जाता है, जिसे कांडाबरा भी कहते हैं। कांड विवाह, कांड का मतलब होता है बाण, ठीक है, बाण, बाण या तीर, कांड या काड़ बोला जाए या तीर बोला जाए, बाण बोला जाए, एक ही मतलब है, ठीक है। तो हर लड़की का कांड विवाह कराया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, कांडाबरा विवाह कहते हैं। और ये एक प्रोसेस, एक प्रकार का रीति रिवाज है, समझ लो। तो लड़की के मैच्योर होने से पहले ये शादी कराया जाना होता है। अगर नहीं कराया तो बाद में उसका नॉर्मल विवाह नहीं हो सकता। नॉर्मल मतलब नॉर्मल लड़के से नहीं होगा, किस लड़के से होगा, जिसकी पत्नी खत्म हो गई है, तो विधवा विवाह करना पड़ेगा। उसका नाम दे दिया चूड़ी पहनावा विवाह या चूड़ी विवाह, ठीक है, क्लियर। इनके परंपरागत पंचायत के प्रमुख को धुदोरिन कहा जाता है। अलग अलग जगह मांझी आ गया, धुदोरिन आ गया, नाम आएगा। ये क्या है भैया, ये नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव तो आज हो रहा है ना, या आज से 50-100 साल पहले है, लेकिन ये जनजाति तो कई सालों से निवास कर रही है।
अब इनमें छोटे मोटे प्रॉब्लम हो गए तो कौन सॉल्व करेगा? गांव में देखना अभी भी बैठक होता है, पंच सरपंच वाला बैठक नहीं, वो अलग हो गया। आमतौर पे कोई ऐसी मैटर हो गया, किसी घर की कोई भाग गई, भाग के शादी कर ली, तो बकायदा बैठक होगा। एक बार मैं अपने गांव में अटेंड किया था तो बता रहा, तो मज़ा आ रहा था, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे देखने में। तो बता रही थी कि ये लड़की भाग गई, भैया बेला कोई समाज में नहीं मिला है, अगर मिलाना है तो दंड देना पड़ेगा, कोई इसके समाज में किसके घर के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, ऐसा लड़ाई झगड़ा चल ही रहा था। तो उधर से खड़ा, तोरो बेटी भागे रही से पिछले साल, ठीक है, और तोरो चलते होकर साथ, ऐसे सब लड़ाई झगड़ा होता, देखने में मजा आ रहा। तो ऐसे मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्व करते कि नहीं करते? तो ऐसे ये पंचायत है एक प्रकार का, तो परंपरागत रूप से चले आ रहा है। तो उसका कोई मुखिया हो गया, वो पंचायत का नाम होगा, तो वो किसी अगर जनजाति के अंतर्गत बताया जा रहा है तो उसको याद करना अपने को। इनके परंपरागत पंचायत के प्रमुख क्या कहलाया जाता है? दुधोरिन। क्या बोला जाता है? दुधोरिन। डूमा पीतर, एक जैसे हम लोग पीतर मनाते नहीं, वैसे इनका पीतर कैसा है? डूमा पीतर। अघन माह में चौर धोनी या रोटी खाने का त्यौहार मनाते हैं, इस दौरान अपने पूर्वजों को ये अर्पित करते हैं। ठीक है, हम लोग भी पीतर पक्ष के दौरान वो बड़ा पूड़ी ये सब बनाते हैं, गुलगुल भजिया सब नहीं बनाते हो? बनाते नहीं। तो भुंजिया जनजाति क्या बनाती है? डूमा पीतर। लेकिन ये अघन माह में बनाती है। और चौर धोनी, आगे चल के एक और जनजाति आएगी जो चौर धोनी का त्यौहार मनाती है, चौर धोनी पर्व है, लेकिन वो दशहरे के दिन मनाती है, वो क्वार महीने में मनाती है। कौन सा है? अघन है, ठीक है, क्वार कार्तिक अघन ऐसे आते हैं नहीं, तो वो क्वार महीने मनाती है, आगे चल के देखेंगे। ठीक है, बिंजवार जनजाति, चलो बिंजवार जनजाति को देखते हैं। बिंजवार जनजाति का जितना भी पॉइंट था ना, वो मैं वॉर से रिलेट करके याद कर लिया। वॉर, ये लड़ाई झगड़ा, वॉर, वॉर वॉर मतलब युद्ध हो गया। तो भैया जब आप वॉर लड़ने जाओगे तो अकेले तो जाओगे नहीं, 10-12 लोग को साथ लेके जाओगे। 10-12 से आगना 12 भाई बैठकर, 12 भाई बैठकर की ये पूजा करते, 12 भाई बैठकर की। ठीक, अब बिंजवार बलौदा बाजार, ये राइम कर रहा है, जैसे बिंजवार रायपुर राइम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बिंजवार दुर्ग राइम कर रहा है क्या? नहीं। बिंजवार बलौदा बाजार राइम कर रहा है। तो बिंजवार का निवास स्थान कहाँ पूछा है? तो बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार इनका निवास स्थान है। अब 10-12 लोग के साथ लेके गए तो 10-12 भाई बैठकर की पूजा करते हैं। खाली हाथ जाओगे कि तीर भाला लेके जाओगे? तीर के साथ तो तीर से आगना तीर विवाह इनमें प्रचलित है। एक सामान्य विवाह होता है और एक तीर विवाह भी प्रचलित होता है। एक मूवी है बाजीराव मस्तानी, देखे क्या? वो इतिहास पढ़ाता हूँ तो उसका नाम बार बार उल्लेख करता हूँ, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है वो मैच खाते हैं। तो उनमें कटार के साथ विवाह हो जाता है, करके वो दीपिका पादुकोण उसके घर घुस जाती है, घर घुसरी विवाह हो जाता है उसमें एक लोक कला संस्कृति में एक विवाह बताया था ना, घर में घुस जाती है। तो भैया उधर से उसको प्यार मोहब्बत का वादा करके आ गया, कौन? रणवीर कपूर। तो इधर घर घुस जाती, भाई नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो बोलते हमारे यहाँ कटार से विवाह हो जाता है, वो कटार देते हैं, तो उसको क्या मालूम भैया कटार देने से वो कुछ और ले लेगी। ठीक है, तो कभी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं ऐसे हंस दी देख के। ठीक, भले बाल बिखरा हो, चेहरा खसमाड़ो दिख रहा होगा, उसको देख के लड़की हंसी होगी, लेकिन हमको गलत फहमी हो गया कि नहीं नहीं उसके दिल में कुछ तो है मेरे लिए। ठीक, तो ऐसी गलत फहमी हो जाती है, वो कटार के साथ विवाह मान के आ जाती है। तो ऐसे इसमें क्या विवाह प्रचलित है? तीर विवाह प्रचलित है। ठीक है, और इनका नाम बोला जाता है ऐसे दंत कथा के आधार पर कि इनका निवास स्थान, मूल जो निवास स्थान था वो विंध्य पर्वत था। विंध्य पर्वत विंध्याचल श्रेणी है। ऐसे आप भारत का अगर मैप देखो, ये विंध्याचल श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी में एक विंध्य पर्वत है, विंध्य, भांडेर और कैमूर। विंध्य, भांडेर और कैमूर ऐसे 3 पर्वत श्रेणी अलग अलग विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत। तो विंध्य पर्वत में इनका निवास स्थान था, ऐसा बोला था। उसके बाद ये इधर उधर शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर कर लिया अपना। तो विंध्य से विंध्य करना, विंध्य से बिंजवार हो गया, ऐसा नामकरण इनके बारे में बताया जाता है। बिंजवार, क्लियर। इनकी भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी। इनकी उपजाति बिंजवार, सोनझरा, बिरजी और भिंजिया। याद करना कोई कठिन नहीं है, बीबी से ये तो 3 तो यही हो गया, बिंजवार तो बिंजवारी हो गया। बिंजवार का उपजाति है बिरजी और भिंजिया। एक सोनझरा याद रखना। जाति चिन्ह क्या है इनका? तीर। और इनमें सामान्य विवाह और तीर विवाह दोनों प्रचलित है। इनके विवाह में किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता, और ये जो शुभ मुहूर्त मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ गोधूली बेला को तय करते हैं कि भैया गोधूली बेला में, गोधूली मतलब जो गाय लोग के वापसी टाइम रहता है नहीं, 4-5-6 बजे के आसपास, उसको गोधूली बोले बोलते, तो एक वो शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो वैसे ही इन लोग सूर्योदय के समय शादी विवाह संपन्न करा देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं करते, ऐसा बताया जाता है। तो जानने के लिए पॉइंट है, कभी ऐसे पूछेगा नहीं कि कौन आडंबर करता है कौन नहीं करता है। प्रमुख देवता क्या है इनके? 12 भाई बैठकर। यह जनजाति ग्राम में, मतलब गांव में, अपने इष्ट देवता समलई का स्थान स्थापित करते हैं, जिस स्थान पर ग्राम देव का एक स्वरूप साल वृक्ष की लकड़ी गड़ाई जाती है। अब ये समलई क्या होता है? साल वृक्ष की एक टहनी है, बड़ा सा टहनी रहेगा, उसको गाड़ देते हैं। जैसे हर गांव में अपना एक देवी देवता होता है, स्थान होता है। अगर कोई मंदिर स्थापित नहीं किया तो बस वो त्रिशूल वगैरह गाड़ दी, उसको भी देवता के स्वरूप पूछते हैं। अपने अपने घर में अगर गाँव होगा तो देवता का भी बंटवारा होता है, मालूम नहीं? हमारे यहाँ बंटवारा हो तो देवता का भी बंटवारा हो गया, ये तोड़ देवता है, मोर देवता, देवता भी बंटवारा होता है। तो त्रिशूल हो गया, वो सबको पूजते हैं।
क्लियर। तो ऐसे इन लोग क्या करते हैं, समलई, समलई क्या, साल वृक्ष का ही एक टहनी है, उसी को गाड़ देते हैं, उसकी पूजा की जाती है। ये विंध्यवासिनी देवी की भी पूजा की जाती है, क्यों की जाती है समझ आया, वहीं के मूल निवासी है। यह जनजाति दशहरे के दिन चौरधोरी पर्व मनाते हैं। दशहरे के दिन कहने का तात्पर्य है, अगर इसका डेट पूछ दिया एक्चुअल में, तो लोक कला संस्कृति वाले पार्ट में देखोगे दशहरा कौन से दिन पड़ता है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, क्वार क्वार नवरात्रि होता है नहीं, 1 से 9 दिन, फिर नवरात्रि के जस्ट बाद 10वें दिन मतलब दशमी के दिन, शुक्ल पक्ष के क्वार महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। तो उसी दिन चौधनी पर्व भी मनाया जाता है। चाउर धोते हैं, पहले बार नई फसल से प्राप्त चावल को धोकर उसको पितरों को अर्पित किया जाता है, ठीक है, पाठ पूजा करते हैं, देवता को चढ़ाते हैं, पितरों को अर्पित किया जाता है, उसके बाद खुद खाते हैं। यह जनजाति एक कृषक जनजाति जो पशुपालन भी करती है अपना जीवन यापन करने के लिए। इनकी जाति पंचायत को क्या बुलाता है, कोटा सागर। अलग अलग नाम देखोगे, प्रमुख को या पंचायत का मांझी हो गया, धुदोरिन हो गया, इनको क्या बोला है, कोटा सागर कहते हैं। ये सोना खान बलौदाबाजार के शहीद वीर नारायण सिंह इसी जाति से संबंधित है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आएगा तो मैं बोला वहाँ पे कि वीर नारायण सिंह को आपको उल्लेख मिलेगा, ठीक है, ये वीर नारायण सिंह का उल्लेख मिलेगा। अकाल पड़ता है तो एक व्यापारी रहता है जो सोचता है कि भैया जब प्राइस एकदम ज़्यादा हाई हो जाएगा, जब एकदम ज़्यादा नीड होगा तो ज़्यादा ज़्यादा पैसे लेके मैं लोगों को बांटूंगा। तो वीर नारायण सिंह रिक्वेस्ट करने जाते हैं उनसे कि भैया ये अनाज जो है बंटवा दो। अपना गोदाम पहले खाली कर देता है वीर नारायण सिंह। तो वहाँ के जमींदार रहते हैं, बलौदाबाजार, सोना खान बलौदाबाजार के जमींदार रहते हैं, रिक्वेस्ट करने जाते थे कि भैया थोड़ा बहुत अनाज बंटवा दो, तो नहीं बोल देता है, मना कर देता है। तो एक ही उपाय था, रात में जाते पूरा अनाज को बस खा देते, ठीक है, और बंटवा देते। अगले दिन देख रहा गोदाम पूरा खाली। मैं तो बोला था भैया बंटवा दो, नहीं बंटवाए, मैं थोड़ा मांगा था, थोड़ा नहीं दिया तो पूरा बस खा दी, ठीक। तो शहीद वीर नारायण सिंह किससे संबंधित है, यही बिंजवार जनजाति। तो वॉर से याद किए थे ना बिंजवार को, वॉर से, तो वॉर लड़ने कौन जाएगा, वीर ही जाएंगे, कायर नहीं जाएंगे। तो वीर नारायण सिंह वैसे रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट जनजाति पढ़ना है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति, इसको याद करने का तरीका मैंने ऐसा अपनाया, क्या और क्यों। जैसे बच्चे पूरा स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाते, जो 2-3 साल 4 साल के बच्चे रहते हैं, तो तुतला के बोलते हैं, लिस्प करना बोलते हैं, लिस्पिंग। तो ऐसे क्या क्यों को भी कू कू ऐसे, तो वहीं से रिलेट कर लेना। तो क्या और क्यों वाला जो भी शब्द आया, कौन सी जनजाति, कोरकू। सबसे पहले अगर सवाल पूछे कि भैया इनका निवास स्थान कहाँ है, कोरिया में, तो को से कोरकू, को से कोरिया, कोरिया और आसपास के क्षेत्र में ये निवास स्थान इनका है। एक जिला हम पढ़ेंगे और आसपास का जिला उसका फिर टिक मार देना। अब कोई आपको ऐसे झापड़ मार दे तो पूछोगे कि नहीं क्यों मारे, नहीं पूछोगे, पहले तो आप भी एक झापड़ मारोगे, पहले लड़ भी लोगे, उसके बाद लास्ट में भैया लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट होता है ना, तो कोई भी बड़ा गाड़ी है, गलती किसी की नहीं देख रहे हैं, बस मारना पीटना चालू कर देते हैं, और 2 लोग में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जो जनता रहती है हाथ साफ करने की देखती है, क्या मैटर है वो नहीं मालूम, बस आके बस मारा पीटे, भाई किसका किसका एक्सीडेंट हुआ, अबे मैं छुड़वाने आया था, मेरे को ही मार रहा, ऐसा मैटर भी होता है, ठीक। तो भैया कोई थप्पड़ मार देगा तो पूछोगे नहीं क्यों मार रहे हो, तो क्यों थप्पड़ मारने से क्यों से रखना कोरकू, थप्पड़ से याद रखना चाहिए थापड़ी नृत्य। थापड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है पूछे तो कोरकू जनजाति। अगर कुछ ऐसे ढूंढने चालू कर दो, कुछ खोज रहे हो, ठीक है, तो कोई पूछेगा भैया क्या ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, तो ढूंढने से रखना ढांडल नृत्य, क्या और क्यों से याद रखना कोरकू, कोरकू जनजाति। तो ढांडल नृत्य कौन सी जनजाति करता है पूछा है तो कोरकू। अब कोई अच्छा घर दिखता है, अच्छा गाड़ी दिखता है, अच्छा कोई व्यक्ति दिखता है, तो ऐसे बोलते हैं ना क्या घर है, क्या गाड़ी है, क्या वहाँ क्या सीन है, ऐसा तो अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है, वो शब्द मैं उपयोग में नहीं ला रहा हूँ, ठीक। तो क्या और क्यों से कोरकू याद रह जाएगा। और क्या किसी का अच्छा बॉडी है, मस्त, कोई ऋतिक रोशन, सलमान खान है, 6 पैक एप्स है, ठीक है, इधर मत देखो, इधर सिंगल पैक एप्स है, अभी अपकमिंग है, ठीक। तो क्या बॉडी है, क्या बॉडी है, एकदम अच्छा गठीला शरीर को सुडौल बॉडी बोलते हैं, सिडौल। तो सिडौल से क्या बॉडी है, सुडौल बॉडी, ऐसे आगना सिडौली प्रथा। तो इनमें एक प्रथा प्रचलित है मरने के टाइम में, उसका नाम है उस प्रथा का सिडौली प्रथा। क्या, सिडौली प्रथा। तो क्या क्यों से कोरकू याद रह जाएगा, सिडौल से सिडौली याद रहे, सिडौली प्रथा। उसमें क्या करते हैं, कोई इंसान मरता है ना उस जाति में, उस जनजाति में, उसको गाड़ देते हैं और लकड़ी का स्तंभ गाड़ देते हैं, ठीक, लकड़ी का स्तंभ गाड़ देते हैं। तो यही कौन सी प्रथा कहलाती है, सिडौली प्रथा। इनमें एक और डांस होता है, जो कौन सा डांस है, नाम खम्ब स्वांग, संवरा या सौरा। ये नाम से ही से सांप याद रख सकते हो, संवरा या सौरा, सांप, सांप से रिलेट कर लेना। तो संवरा या सौरा सांप याद आ जाएगा। और सांप कहाँ रहती है पूछा है तो समुद्र में रहती है। ऐसे भी मिलेगा सांप, नहीं भैया मैं जंगल वंगल में देखता हूँ, ठीक है, अलग अलग जगह एक सांप समुद्र में भी मिलती है। तो समुद्र से आगना महासमुद्र।
और सांप से आगना सांप पकड़ने का काम करते हैं। ठीक, तो अब जरूरी नहीं सिर्फ सांप ही पकड़े, ये परंपरागत कार्य के बारे में बात है। जैसे जैसे आपके घर में सांप घुस जाता होगा तो कॉल करके बुलाते हो नहीं स्नेक कैचर्स को, ठीक है, कि भैया आओ और ये सांप को पकड़ो। तो वैसे ये संवरा जनजाति लोग करते थे, लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, और दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन हमको पढ़ाई की दृष्टि से ये याद रखना है कि सांप पकड़ने का काम करते थे। कौन संवरा है? पारधी। पारधी जनजाति एक प्रकार की शिकारी जनजाति है, मतलब जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो पहले जमाने में भैया जंगल झाड़ी में रह रहे हैं, जब खेती नहीं होती थी तब तो शिकार ही एकमात्र रास्ता था। कोई जानवर घूम रहा है उसको शिकार किए, उसी को पका के खा गए। कुछ लोग फिर जब बाद में खेती किसानी के बारे में जाने तो वो करने लग गए, शिकार करने छोड़ दिए, काहे किसी जीव जंतु को मारे। लेकिन कुछ लोग नहीं, भैया इसी में मजा आ रहा है, यही करना है, तो शिकार में लगे रहे। खैर, ये जनजाति काले पक्षियों का शिकार करती, केवल और केवल काले पक्षी, जो काला दिखा मतलब शिकार, ठीक है। तो काले पक्षियों का शिकार करती कौन सी जनजाति? पारधी जनजाति। निवास स्थान का सरगुजा है, सरगुजा और आसपास के क्षेत्र में। और ये खाद्य संकलक समूह की अल्प विकसित जनजाति है, जो कि घूमंती जीवन यापन करती है, मतलब घूम फिर के खाने पीने के तलाश में घूमते फिरते रहती है। काले पक्षियों का शिकार करती है, और यह जनजाति महुआ से बनी कच्ची शराब भी पीते हैं, ठीक है। कच्ची शराब किससे? महुआ से। इसमें ममेरे फुफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब अपने घर वार दूर का जो रिलेशन है उनसे शादी। तो कई जनजाति में, कई जाति में, कई धर्म में ऐसे विवाह प्रचलित है, ठीक। यह जनजाति मुख्य रूप से किसकी पूजा करती है पूछा तो नवकोड़ या गृह देवता क्या नाम से जाता है? नवकोड़। नवकोड़ देवता की पूजा की जाती है। और इनका जाति पंचायत प्रमुख कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? कुरिया, ठीक है, कुरिया। क्लियर है। नेक्स्ट जनजाति में आते हैं अगरिया जनजाति। कौन सा जनजाति? अगरिया जनजाति। इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है। अब दंत कथा मतलब बोला गया हुआ, मुंह जबानी एक दूसरे को बता रहे, उसमें मॉडिफाई मिर्च मसाला लग के प्रस्तुत होता है कि नहीं होता है? हुए कुछ और रहता है, सुनाई में कुछ और मिलता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक, मतलब सबका आदत है कि थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाए और बात कुछ और हो गया। कई बार मेरे को भी अपने बारे में कुछ सुनाई पड़ता है, अच्छा है ये मेरे साथ हुआ था क्या, ऐसे मिर्च मसाला लग के हो जाता है। तो सिद्धांत कथाएं मतलब उसको सच नहीं मानना है, बस सुनना है, मजे लेना है और बस समझने के लिए। तो गोड़ जनजाति में 2 भाई थे। गोड़ जनजाति अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी की मौजूद है छत्तीसगढ़ में तो कौन सी जनजाति की? गोड़ जनजाति की। उसमें 2 भाई थे। तो ये 2 भाई आपस में काम धाम करते थे। एक खेती किसानी करता था, एक शिकार करके जीवन यापन करता था। दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो एक भाई घर द्वार छोड़ के चले गया, ठीक है। अब घर द्वार छोड़ के चले गया जोश जोश में, बाद में उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो उस टाइम तो चले गए, बाद में उसको जीवन यापन का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। तो बहुत दिन तक भूखा प्यासा रहा। एक दिन तक ऐसी आग तापने के लिए बैठा था, ठंडी के दिन में आग जला के बैठा हुआ था। तो पत्थर लोग को ऐसे फेंक रहा था, फेंकते फेंकते एक लोहा का पत्थर भी फेंका गया आग में, थोड़ी देर में वो गलने लग गया। तो उसके माइंड में एक क्लिक कर गया कि भैया ये लोहे गलाने का काम किया जा सकता है, इसको गला के इसको मोल्ड करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो बिकेगा। तो वहीं से ये बोला था कि ये जनजाति की उत्पत्ति हुई है। ये जनजाति अपने आप को आग से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मानते। तो एक बस कहानी थी। फिर वहीं से इन लोग क्या कर दिए, लोहा गलाने का काम चालू कर दिए। तो लोहा संबंधी काम अगर पूछा है तो अगरिया। और वैसे अगर पूछा भी जाए कि लोहा संबंधी काम कौन करता है, लोहा शिल्प कला का काम कौन करता है? अगरिया। क्योंकि लोहे को आप किस में गलाओगे, किस में तपाओगे? आग में ही तपाओगे कि नहीं तपाओगे? तो निवास स्थान इनका मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी कैसे याद किया आगे बताता हूँ। इनका लोहा गलाने का मुख्य कार्य है। क्लियर। और जो दंत कथा था वो बता दिया, बस सुनना है, उसको लिखना नहीं है कहीं। इनका निवास स्थान मैकल श्रेणी में है। मैकल श्रेणी एक पर्वत श्रेणी है, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। और ये मैकल श्रेणी, और मैकल श्रेणी के पीछे इधर बहुत सारे जिले मिलेंगे आपको। बिलासपुर हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, गोरेला पेंड्रा मरवाई हो गया, कबीर धाम हो गया, राजनांदगांव भी और कट गया है, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुई कदान और गंडई, मुंगेली, ये सब ऐसे जिले बहुत सारे। कहोगे मैडम गंडई सुन के एकदम खुश हो गए इसका, ठीक। तो गंडई तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो खैर 4, 5, 6, 7 ये जिले मैकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये जिलों में बाकी जिलों की तुलना से थोड़ा ज़्यादा गर्मी रहता है। जैसे सबसे गर्म स्थान पूछा ना, चांपा, याद रखना, पूछा जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो ज़्यादा गर्मी पड़ा मतलब ज़्यादा पसीना हुआ, पसीना एकदम चिपचिपाता है, चांपा से याद कर लेना, ठीक है। तो चांपा में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो मैकल श्रेणी के पीछे वाले जिले में पड़ते हैं। अब ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है। पर्वत श्रेणी क्यों बता रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा कहानी आगे समझ आएगा। ये जैसे पहाड़ है,
ये पहाड़ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पहाड़। अब जब हवाएं जो कि अपने साथ नमी ग्रहण करके लेके आती हैं, जो मानसून बोलते नहीं, जब मानसून आता है, मानसून क्या एक प्रकार का हवा हो गया है, जो अपने साथ नमी ग्रहण करके रखा हुआ है। तो ये जब ऐसे पहाड़ में चढ़ता है ना, तो पहाड़ से जैसे ही टकराता है, ये ऊपर चढ़ते जाता है, तो अपना पूरा पानी इधर ही गिरा देता है, बरसात कर देता है। जब यहाँ से ये क्रॉस होता है, तो इसके पास गिराने के लिए कुछ नहीं रहता है, सिर्फ सूखी हवाएं चलती, गर्म हवाएं चलती हैं। तो ऐसे ये मैकल श्रेणी समझ लो, इधर से मानसून आता है ना, टकरा के इधर ही बरसात कर देता है, और इधर पूरा वृष्टि छाया वाला प्रदेश पड़ जाता है। वृष्टि छाया मतलब शेडो एरिया बोला जाता है, शेडो एरिया किसी पहाड़ के शेडो में आ रहे हैं, तो उधर ज़्यादा बरसात नहीं होता, ज़्यादा बरसात नहीं होता, तो गर्मी वाला इलाका रहता है। तो बस मैं ये क्या याद किया, मैकल श्रेणी के अंतर्गत जितने भी जिले पड़ते हैं ना, वो एकदम आग उगलते वाले जिले। तो आग से अगरिया और मैकल से मैकल श्रेणी। सर इतना लंबा चौड़ा कहानी बता दिए, मैकल श्रेणी याद करेंगे, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली याद कर लेना, क्या दिक्कत। उसके अलावा थोड़ा बहुत ऊपर वाले क्षेत्र में भी इनका निवास स्थान कहा जाता है। और देखो, जहाँ एक साथ ऐसे जनजाति रहते नहीं, एक साथ इस जिले में भी जनजाति, अगरिया जनजाति, इस जिले में भी, इस जिले में भी, इस जिले में, तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला था, अगरिया पट्टी कहा जाता है। क्या, अगरिया पट्टी, ठीक। अगरिया का अर्थ अग्नि में काम करने से संबंधित है। इस जनजाति के लोगों को मानना है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्नि से हुई है। अगरिया जनजाति के लोगों द्वारा लोहा पत्थर पहचान कर उसका शोधन किया जाता है। अच्छा, उसमें कंफ्यूज मत होना, तपते लोहे से इलाज करने वाली जनजाति कौन सी है, भुंजिया है ना, वो जैसे भुंज मान दिए, शरीर को भी भुंज मान देते हैं, ठीक। तो वो आग और इससे कंफ्यूज मत करना, है ना। अगरिया जनजाति की मुख्यतः पहचान लोह कला से है। ये लोहा गलाने काम करते हैं। इनकी उपजाति कौन है, पथरिया और खुटिया। तो लोहा वाला काम करते, तो जैसे लकड़ी का खटिया होता है, ऐसे लोहे का खुटिया, ठीक, लोहे का पलंग होता है, ऐसी खुटिया, ठीक है। और पथरिया, लोहा पत्थर, ऐसे रिलेट कर सकते हो, पथरिया और खुटिया इनकी उपजाति है। इनके प्रमुख देवता जो है लोहासुर, ठीक है, क्या, लोहासुर। कहोगे भाई काहे हंसते हो इसे, कौन सा तुमको असुर याद आ जाता है, ठीक, समझ गया समय क्या आपके मन में चल रहा है। उड़द दाल, उड़द दाल का इस जनजाति में विशेष महत्व होता है। उड़द दाल का क्या विशेष महत्व होता है, नहीं मालूम। इनकी जनजाति पंचायत का प्रमुख जो है क्या कहलाता है, गोटिया कहलाता है। तो गोटी आग, पत्थर, लोहा, गोटी, पथरिया, आग से अगरिया, गोटी से गोटिया। तो पंचायत के प्रमुख को क्या कहलाते हैं, क्या, गोटिया। खरवार जनजाति को ऐसे याद किया था, खरवार बताया बचपन में एक बार पान खा के आ गया था, पान में बढ़िया पूरा कत्था सुपारी सब मिक्स था, दांत पीला दिखने के जाए लाल हो गया, ठीक है, पीला दिखने लाल हो गया। तो लाल हो गया तो मम्मी भी पूरे शरीर को लाल कर दी थी, ठीक है, और बोले कि भैया अब दोबारा कभी पान खाए, दोबारा कभी कत्था खाए, कत्था ही रेडिश लेके आता ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। तो वहां से मैं याद कर लिया, कत्था बनाने वाला जनजाति अगर पूछा जाए, कत्था खैरवार, खैर से। और ये कत्था कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है, तो खैर नाम का एक वृक्ष है, वहीं से खैरवार बन गया। उसी खैर वृक्ष से उनकी आमदनी चलती थी, जीवन यापन होता, तो खैरवार जनजाति नाम पड़ गया उनका। तो कत्था निकालने का काम कौन करती है, अगर कौन सी जाति पूछा तो खैरवार। ये ऊपर साइड रहते हैं, सरगुजा साइड रहते हैं लोग, ठीक है। खैरवार जनजाति के लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। अलौकिक मतलब जो इस लोग का नहीं, इधर से पुतले गड़ाए, उधर से आपको तकलीफ हुआ, ऐसा सुने हो, किए हो, नहीं, ठीक। इनकी प्रमुख देवी देवता कौन है, ठाकुर देव, महारानी देवी और दूल्हा देव, क्लियर। इनमें पारिंगधन देकर विवाह किया था। पारिंगधन क्या है, वधु मूल्य है, जैसे दहेज है नहीं, दहेज का एक दूसरा रूप है, समझ लो। लेकिन ये दहेज वैसा दहेज नहीं है जो लड़की वाले लड़कों को देंगे। इसमें क्या है, लड़के वाले लड़की को देते हैं। और क्यों देते हैं, लोकल संस्कृति वाले पार्ट में मैं कवर कराई था, क्यों लड़की भैया काम करती हो, भी काम धाम में जाती है, तो पैसा कमा के देती है घर में। अब वो पैसा तुमको कमा के देगी लड़के वाले पक्ष को, तो उसका भरपाई कौन करेगा, तो जो उसका कंपनसेशन के रूप में पैसा दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, वधु मूल्य। मतलब वधु को लेके आने का मूल्य जो चुका रहे वही मधु मूल्य है। इसी को इस जनजाति में क्या नाम से जाना जाता है, खैरवार जनजाति में पारिंगधन, क्लियर। कत्था निकालने का काम करती कौन सी जनजाति, खैरवार। पूछा गया था, पीएससी का क्वेश्चन है 2016-17 का। और कौन से वृक्ष से निकालती, तो खैर वृक्ष से, क्लियर। लेकिन अब ये जनजाति थोड़ा किसानी वाला भी काम करती है, सिर्फ उतना ही, कितना ही कत्था निकालेंगे। कोल जनजाति, कोल जनजाति नाम से कोल कोयला रिलेट कर पाएगा, तो कोयला खनने काम, कोयला बीनने का काम कौन, कोल जनजाति। कोयला कैसा रहता है, काला रहता है। काला कहने का तात्पर्य है करिया, करिया से आगना कोरिया, तो इनका निवास स्थान कोरिया और आसपास का क्षेत्र। प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, और ये अपने आप को शबरी से संबंधित मानते हैं, शबरी से संबंधित मानते हैं। इनका पंचायत प्रमुख
क्या कहलाता है, गोहिया या गोतिया। और इनका जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, कोलदह का। कोल कोल रिलेट कर पाओगे, याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट जनजाति देखते हैं, कंडरा जनजाति। कौन सी जनजाति, कंडरा जनजाति। कंडरा देखो, कंडरा अभी एक कांड विवाह या कांडापरा प्रथा जो देखे थे, कांड से ही मिलता जुलता था। कांड मतलब होता है कांड या कांड तीर। एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। कांड या कांड का मतलब क्या था, तीर था, ठीक है, तीर या बाण था। तो कांड से ही कंडरा जनजाति पड़ गई। और इन लोग क्या करते थे, पहले इनके जो पूर्वज थे बाण बनाने का निर्माण करते थे। तो अब क्या तीर धनुष से लड़ाई लड़ी जाती है, नहीं, ठीक। अब वैसा सिस्टम तो रहा नहीं गया, तो किसके लिए बाण बनाएंगे। तो इसके जो पूर्वज थे वो बाण बनाने का काम करते थे। तो बाण मतलब कांड, और कांड से ही कंडरा इनका नाम पड़ गया, कंडरा जनजाति। इनका निवास स्थान मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र मतलब रायपुर, दुर्ग और ये वाले क्षेत्र में, ठीक। कंडरा शब्द की उत्पत्ति कांड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, बाण। ये पहले भी बता चुका हूँ। संभवतः इनके पूर्वज बाण निर्माण का कार्य करते थे, मुख्य रूप से बांस के बर्तन बनाने का काम करते थे। पहले अब बाण बनाते थे, अब बांस से बर्तन बनाने का काम करते हैं। अब बांस से जितने भी प्रोडक्ट बनाने वाले जनजाति है ना, उसको एक जगह आगे चल के हम याद कर लेंगे, ठीक है। कंडरा, धनवार, बिरवर, तो सब में र र र र वाला शब्द आएगा, उसको आगे चल के मैं याद करा दूंगा। अभी बांस शिल्प कला वाला एक कमार जनजाति भी देखें, और ये बांस से बर्तन बनाने का काम, जैसे बांस का सूपा आता है, नहीं, सूपा हो गया, पर्रा हो गया, तो सब क्या आइटम है, बांस का ही तो आइटम है क्या, ठीक। इनकी उपजाति है झरिया और कनौजिया, झरिया और कनौजिया। क्लियर, क्या हो गया, क्या डिस्कशन चल रहा है। धनवार जनजाति एक लोक कला संस्कृति में निषेध प्रथा पढ़े थे, उसमें याद आ रहा है कि लोग बांस का पंखा नहीं बनाते। निषेध प्रथा में अभी याद आ गया अचानक से, तो बता रहा हूँ। तो बांस का पंखा इन लोग नहीं बनाते, पंखा से दुखने का काम करते, तो बांस का पंखा नहीं बनाते। और क्या नहीं करते, तो ऐसी महिलाओं के हाथ का पानी नहीं पीते जिस महिला ने गोदना नहीं गुदवाए। तो गोदना गुदवाना इनका रीति रिवाज टाइप का है, समझ लो, टैटू बनवाना, ठीक। बचपन में आता था नहीं, मेला में वो सूरज छाप, चांद छाप, 50 पैसे 1 रुपये में से थप्पा लगाता था, ठीक है, टैटू बनवा रहे। तो ऐसी धनवार जनजाति में दो चीज़ और है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है, निषेध प्रथा में, लोक कला संस्कृति के अंतर्गत पढ़ेंगे, निषेध प्रथा उसमें देख चुके। तो उसको याद कैसे कर लिया था, जैसे जैसे आपके पास धन आता है आपके चोचले बढ़ते जाते हैं। नहीं, अब नॉर्मल पानी नहीं पीऊंगा, अब मिनरल वाटर पीऊंगा। तो पानी नहीं पीने से याद करना, पूरी कहानी याद रखना, पानी बस रिलेट करने के है, मतलब ये पानी नहीं पीऊंगा, वो पानी नहीं पीऊंगा, मिनरल वाटर पीऊंगा, ठीक। तो ऐसे स्त्री के हाथ का पानी नहीं पीते जो गोदना नहीं गोदवाई है। तो धन आ गया, तब जाके आप ऐसा होशियारी मारे हो, तो धनवार, ठीक है। बांस का पंखा नहीं, जैसे अब पहले नॉर्मल छपरी में रह रहे हो, ठीक, उसके बाद घर में रहे, पंखा आया, अब नहीं, अब पंखा नहीं, अब क्या चाहिए, कूलर चाहिए, कूलर भी नहीं, और पैसा आ गया, एसी चाहिए, ठीक है। तो ये भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्यों, आपके पास क्या आ रहा है, धन आ रहा है। तो बांस का पंखा नहीं बनाती, सेलेक्ट कर लेना, कौन सी जनजाति, धनवार जनजाति। कौन सी जनजाति, धनवार जनजाति, ठीक है। और धनवार धनुष शब्द से भी मिला है, धनुष और बाण ये सबसे मिलकर बना हुआ है कौन सा शब्द, धनवार, जिसका अर्थ होता है क्या, धनुर्धर। तो इन लोग भी पहले धनुष बनाने का काम करते थे होंगे, लेकिन अब क्या करते, बांस से बर्तन बनाने का काम करते, और शिकारीकार भी है इनका, क्लियर। इनका निवास स्थान देख लो, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और आसपास के क्षेत्र में। यह जनजाति अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पौष माह की पूर्णिमा तक एक त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार का नाम है गौरा महोत्सव। गौरा गौरा गौरी वाला, इसमें गौरा गौरी की शादी कराते, विवाह कराते, तो त्यौहार है, एक प्रकार का पर्व है। इस धनवार जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा, नटकी बाजा। कौन सा, नटकी बाजा। धनकुल वाद्य यंत्र याद आ रहा है क्या, किसने बनाया है, हलबा जनजाति, उसको याद किए थे भैया, ज्यादा धन, हलबा जनजाति। हलबा जनजाति मतलब क्या, हल से कृषि करने का काम करती है, ऐसा याद किए थे, देखे थे। तो ज्यादा धन होगा, तो वहां धन से धनकुल याद किए थे, धनकुल वाद्य यंत्र। एक और धन से रिलेट करके याद किया, आपके पास ज्यादा धन आता है तो ज्यादा नाटक हो जाता है, ज्यादा नाटक करने लगते हैं, तो नाटक से नटकी बाजा। नटकी बाजा किसका वाद्य यंत्र अगर पूछा तो धनवार का। तो सर वो धन कैसे है, वो धनकुल वाद्य यंत्र था, और जनजाति का नाम क्या था, हलबा। तो धनकुल वाद्य यंत्र हलबा जनजाति का आविष्कार किया गया हुआ है। ये नटकी बाजा, नाटक कर रहे हो, ज्यादा धन आ गया तो, ठीक। धनवार जनजाति के परिवार जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है उसे, अच्छा, ये दो धनवार जनजाति भी ना दो टाइप के धनवार हो गए, दो टाइप के धनवार। एक तो जो जंगल में रह रहे हैं और परंपरागत कार्य कर रहे हैं,
वो वनवासी धनवार हो जाते हैं, और एक को किसान धनवार कहा जाता है। किसान धनवार या कृषक धनवार, किसान धनवार। ये क्यों? तो जो खेती किसानी में कूद गए, जो परंपरागत कार्य छोड़ दिए, वो बांस बनाने वाला काम, शिकार करने वाला काम छोड़ दिए, अब किस में उतर गए? खेती किसानी में। तो जिसके पास अब अपना खुद का जमीन है, खेती किसानी कर रहे हैं, तो वो कैसे धनवार हो गए? किसान धनवार। और जो पुराना परंपरागत काम कर रहे हैं जंगल में रह के, तो उनको क्या बुलाता है? वनवासी धनवार कहते हैं। ठीक है। धनवार जनजाति के परिवार जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है उसे किसान धनवार करते हैं। और जो वनोपज संकलन एवं बांस बर्तन बेचकर, पुराना जो काम कर रहे हैं परंपरागत, बांस बर्तन बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं, उन्हें वनवासी धनवार कहते हैं। वनोपज संकलन मतलब बहुत सारे ऐसे तेंदुपत्ता, छोटे लघु वनोपज हो गए, ये सब, कोई बीज हो गया, पत्ता हो गया, वो सब भी बिकता है कि नहीं बिकता है? तो उसका संकलन करके अगर जीवन यापन कर रहे हैं तो उसको वनवासी धनवार कहते हैं। क्लियर? चलिए, एक नगेशिया जनजाति में पढ़ना है। इसके जितने भी पॉइंट है, अगर कैसे याद किया वो बता दूं तो सिर्फ नगेशिया याद रह जाएगा और दूसरा कुछ याद नहीं रह जाएगा, तो इसको खुद से याद कर लेना। ठीक। नगेशिया की बोली है सदरी। ठीक है, बोली सदरी। छत्तीसगढ़िया से मिलता जुलता है, बस क्षेत्र अलग बोला जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ मैदानी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ी अलग है, उधर जांजगीर चांपा शक्ति तरफ मारदहा, खादहा ऐसा रहता है कि नहीं? ठीक है, जहियाँ खाइयाँ, ऐसे उनका थोड़ा टोन है। तो छत्तीसगढ़ यही है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। ठीक। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे भी हैं, अभी मेरी बहन शादी होकर उधर ही गई है ना, तो यहाँ कुछ शब्दों को सम्मान पूर्वक हम लोग लेते हैं, उधर थोड़ा उसको अपमानजनक ले लेते हैं, मतलब भैया ऐसे मत बोला कर, ये ऐसा लगता है कि तुम बेइज्जती कर रहे हो, इज्जत नहीं दे रहे हो सर। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन बाकी लगभग सभी चीज़ें तो सिमिलर रहती है। तो सदरी बोली भी छत्तीसगढ़िया जैसे मिलता जुलता है। तो इनकी बोली कौन सी? सदरी। किसकी? नगेशिया की। इनकी उपजाति है सिंदुरिया, तेल्हा, धुरिया। ये स्वयं को किसान कहते हैं। ठीक है। निवास स्थान रायगढ़, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा जिला। कैसे याद किया उसके लिए? ऑफिस रूम। ठीक है, जो ट्रिक यहाँ नहीं बताया जा सकता, ऑफिस रूम। ठीक, आज फिलहाल इतना करते हैं। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, मैथ्स वाले क्लास थोड़ा लंबा चल जाता है, बाकी जीएस वाला पोर्शन थोड़ा कम, कारण इसलिए 30-40 मिनट में उतना कंटेंट हो जाता है जितना 1.5-2 घंटे में होता है। लिखाता तो बहुत समय लगता है, नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ याद करना है, और ज़्यादा में मालूम है ओवरलोड हो जाता है। चेहरा देख के लग रहा है। कैसे आरजू? चलिए आगे कल ये देखेंगे जितने भी जनजाति हैं। आगे बढ़ने से पहले कल रिवाइज नहीं कराऊंगा, कल पूरा नया पोर्शन देखेंगे। तो कल ये आपकी जिम्मेदारी की याद करके आना है। ये जनजाति वाला टॉपिक खत्म होगा, इसका एक टेस्ट डल जाएगा। अभी अगर कोई लोक कला संस्कृति पढ़े हैं और अगर टेस्ट नहीं दिलाए हैं तो वो एप्लीकेशन में मौजूद है, दिला सकते हो, ओपन है। ये जनजाति वाला टॉपिक मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और 2-3 क्लास लगेंगी, उसके बाद उसका टेस्ट रहेगा। तो अभी से पढ़ते चले, तैयारी करते चले। ठीक है, मिलते हैं कल।